हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आपके सामने ये आप देख पा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 और 5.0 की तैयारी के लिए एक नया कदम बढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपको सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस बुक दोनों ही मिलेगा। मतलब कि सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये किस क्लास का है, तो ये 9th और 10th का। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से 9th और 10th की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि अभी सबसे पहले हम लोग टीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए टीआरई 0.1, 0.2 1.0, 2.0, 3.0, उनके प्रीवियस ईयर जैसे ही सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट भी लगाने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन का जो मेथड है, पूछे जाने का जो मेथड है, यानी कि सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आज हमारा पहला वीडियो, इसलिए एक बार हम सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं। जो पेपर होता है ये आपका, इसमें आपको टोटल 2.30 यानी आप कहें 2.5 घंटे की टोटल मतलब समय रहता है 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करना रहता है। 150 जो है टोटल क्वेश्चन रहेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस एग्ज़ाम में आपको निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है। 150 क्वेश्चन का आपको 150 अंक रहेगा, यानी 150 मार्क 150 क्वेश्चन। निगेटिव मार्किंग रहता नहीं है। क्वेश्चन का पेपर अगर आप पहले से दे चुके हैं तो पेपर का जो तरीका रहता है वो वही रहता है कि 30 नंबर में आपको हिंदी और इंग्लिश देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी और सब्जेक्ट है जिसे आप लैंग्वेज के रूप में जानते हैं, चाहे बंगला हो, उर्दू हो, कोई अलग सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें से आपको 9 नंबर लाने कंपलसरी होते हैं। ये आपके लिए 9 नंबर कंपलसरी है, ठीक है। 30 में से 9 नंबर आपको लाने रहते हैं, दोनों लैंग्वेज का मिला के। इसके अलावा बात करें, इसमें आपको जो है 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के देखने को मिलते हैं। सामान्य अध्ययन में जिसमें आप जो है करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसे आप आईएनसी कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके अलावा भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, इसके अलावा प्राथमिक गणित, ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका 80 नंबर में रहता है आपका सब्जेक्ट। ये आपका पेपर मेथड तीनों एग्जाम के लिए रहता है, चाहे आप 6 to 8 दे रहे हो, 9, 10th दे रहे हो या 11, 12th दे रहे हो। बस पूछने का लेवल थोड़ा सा चेंज कर देता है। जैसा कि अब यहाँ पे हम लोग टीजीटी एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। टीजीटी एग्ज़ाम में जो है 80 नंबर में जो आपका सब्जेक्ट रहता है वो देखने को मिलता है। सब्जेक्ट में यहाँ पे अब देखिए, यहीं पे आपका चेंज हो जाता है। टीजीटी में सब्जेक्ट आपका जो विज्ञान है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और विज्ञान में अभी तक जितने भी क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो आपका लैंग्वेज का क्वेश्चन आया है, हिंदी और इंग्लिश का, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जीएस जीके सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो है हम साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। यानी ये कह सकते हैं जो आपका एग्ज़ाम 21/7/2024 को एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी का, उसका क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पेशेंस के साथ आप हमारे साथ बने रहिएगा, और एक काम जरूर करिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको इसका ये जो पीडीएफ है ये मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। उससे क्या होगा कि आप पीडीएफ से रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। देखते हैं सबसे पहला जो लैंग्वेज में पूछे गए क्वेश्चन है। पहला तो आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पैराग्राफ से ही क्वेश्चन आ गया है। ये आपके सामने एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उससे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा है, फ्रॉम व्हिच यूनिवर्सिटी डिड अमिताभ अर्न हिज डिग्री इन साइंस। कौन सी वो यूनिवर्सिटी है जहाँ से अमिताभ जो है वो साइंस की डिग्री जो है लिए हुए थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पैराग्राफ है, इसमें यहाँ से संबंधित चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब आप खोजेंगे कैसे, आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक डिग्री वर्ड उठा लीजिए, यहाँ से डिग्री इन साइंस वर्ड उठा लीजिए, तो आप अगर इसमें खोजेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा है डिग्री इन साइंस। यहाँ पे आप देखिए, अब इसके आगे का पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। डिग्री इन साइंस आपको मिल गया। अब इसके आगे का पैराग्राफ आपका यहाँ से शुरू हो रहा है ना, बच्चन इज एक्चुअली हिज फादर्स पेन नेम्ड बट वाज नाउ बिकम्स द फैमिली सरनेम अमिताभ। अटेंड बॉय हाई स्कूल इन इलाहाबाद, फॉलोड बाई शेरवुड कॉलेज इन नैनीताल, एंड अर्नड अ डिग्री इन साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। देखिए मिल गया ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी। कहाँ से उन्होंने
डिग्री ली थी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एग्जाम इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसका सही मार्क आप कर देंगे ऑप्शन ई। ऑप्शन ई यानी कि इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपने अभी पैराग्राफ में देखा, अमिताभ अटेंड बॉय हाई स्कूल इन इलाहाबाद फॉलोड बाय शेरवुड कॉलेज इन नैनीताल एंड अर्न अ डिग्री इन साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। हमको अपने आप से कुछ भी पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में कुछ भी अपने आप से नहीं करना होता, हमें सब कुछ पैरा के अकॉर्डिंग चलना है। अगर पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि चिड़िया उड़ नहीं सकती, मछली उड़ रही है, इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर पैराग्राफ में आपको बता दिया गया फिशेज आर फ्लाइंग, तो आप अगर क्वेश्चन पूछ लिया क्या मछली उड़ सकती हैं और पैराग्राफ से क्वेश्चन है, तो आपको उस पर हाँ मार्क करके आना है, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में बिल्कुल पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, When did अमिताभ got recognized as a moving star in India? अमिताभ को इंडिया में मूविंग स्टार के रूप में कब रिकॉग्नाइज किया गया था? अब आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे मूविंग स्टार वर्ड पैराग्राफ में खोजिए कहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, आपको देखिए ही बिकम्स वेल नो एज अ मूविंग स्टार इन 1973। तो कब इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया? 1973। ऑप्शन में आपको 1973 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आफ्टर द सक्सेस ऑफ अमिताभ एंड जंजीर इन 1973, अमिताभ गेट रिकॉग्नाइज एज अ मूवी स्टार इन इंडिया। तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। पूरा पैराग्राफ पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, आप बस कॉमन वर्ड उठा के पैराग्राफ में खोज लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच फिल्म ऑफ फॉलोइंग इज अमिताभ फर्स्ट फिल्म? अमिताभ फर्स्ट फिल्म, अब आप पैराग्राफ में देखिए फर्स्ट फिल्म वर्ड कहाँ पे आपको दिख रहा है? फर्स्ट फिल्म वर्ड। अब आप पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, हम भी आपके साथ सर्च करते हैं, आप भी सर्च करिए। हिज फर्स्ट फिल्म, देखिए हिज फर्स्ट फिल्म इज स्टार हिंदुस्तान, सात हिंदुस्तानी फर्स्ट फिल्म। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, जो नाम यहाँ पे बोला गया है सात हिंदुस्तानी, ऑप्शन सी में इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आपको बिना मेहनत के अच्छे नंबर दे जाते हैं, इसको आपको लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और आपके 9 नंबर जो आपके कंपलसरी होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच सिटी इज़ बर्थ प्लेस ऑफ अमिताभ इन इंडिया? अब आपको कुछ भी पता हो इनके बर्थ के बारे में, लेकिन आपको यहाँ से मार्क नहीं करना है, आपको इसमें खोजना है जो आपके पैराग्राफ में दिया होगा। पैराग्राफ में देखते हैं क्या दिया है। पैराग्राफ में दिया है, अमिताभ बच्चन पॉपुलरली नोन एज बिग बी वॉज बॉर्न इन इलाहाबाद। इनका बर्थ कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में एक जगह है, एक शहर है इलाहाबाद। अब देखिए आपको ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? आपको ऑप्शन में कहीं भी इलाहाबाद नहीं दिख रहा है। दिल्ली नो, बॉम्बे नो, बेंगलुरु नो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाने लगा है। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1942 को, ठीक है। ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही लॉन्ग हैज़ अमिताभ बच्चन डोमिनेंट इंडिया सिनेमा। डोमिनेंट इंडिया सिनेमा। अब आप देखिए यहाँ पे डोमिनेंट इंडिया सिनेमा, आपको वर्ड खोजिए यहाँ पे, क्या आपको वर्ड मिल रहा है? देखिए अब इसको आप जब आप पढ़ेंगे तो ऊपर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लास्ट के क्वेश्चन का आंसर जनरली हमको लास्ट से ही मिल जाता है, लास्ट में ही हम देख लेते हैं। ही ऑफन प्ले द रोल ऑफ एन एनर्जी यंग मैन फाइटिंग और कॉपर स्मिल्स एज देम दैट हैंड ट्रेमेंडस अप्लाई इन इंडिया एट दैट टाइम। अच्छा यहाँ पे नहीं मिला, थोड़ा और ऊपर से देख लेते हैं। Well known as moving stars 1973 after the success of Amitabh Janjeer was followed by the box office sections such as Sholay and अमर अकबर एंथनी, त्रिशूल, डॉन एंड दीवारी इनकी मूवी का नाम दिया है। यहाँ पे भी नहीं दे रहा है, ऊपर से देख लेते हैं। अमिताभ बच्चन पॉपुलरली नोन एज बिग बी वाज बॉर्न एट इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, 11 अक्टूबर 1942। ही एज आइकॉनिक स्टार हु करियर इन इंडिया सिनेमा हैज स्पेंट 4 डिकेड। देखिए ऊपर ही मिल गया, कितना डिकेड? 4 डिकेड, ठीक है, 4 डिकेड मिल गया ना। अब आपको ऑप्शन में 4 डिकेड जहाँ पे मिल रहा है, ऐसे क्वेश्चन ना आपको ऑप्शन के अनुसार बड़े आसानी से मिल जाते हैं। 4 डिकेड यहाँ पे दिया हुआ ना, क्या दिया हुआ है? 4 डिकेड ही तो दिया है।
ही फादर अमिताभ बच्चन वाज बिकम फैमिली सरनेम अमिताभ अटेंड हाई स्कूल इलाहाबाद। हाँ 4 डिकेड ही दिया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी क्यों मार्क किया है? ऑप्शन सी नहीं होना चाहिए था। इसका सही आंसर जो होना चाहिए था 4 डिकेड, यानी ऑप्शन ए होना चाहिए था 4 डिकेड, जबकि यहाँ पे ऑप्शन सी मार्क किया। ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर के द्वारा ही इस पर गलत मार्क कर दिया गया था, यानी आप कह सकते हैं ये ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होना चाहिए। अब यहाँ पे पैराग्राफ के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या दिया है। आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड द, यानी कि आपको ए एंड द का यूज करना है। पैराग्राफ क्या दिया है आपके सामने, सेंटेंस क्या दिया है। सेंटेंस दिया है आई हैव ऑलवेज वांटेड टू स्टडी अब्रॉड नॉट ओनली फॉर डिग्री बट आल्सो फॉर द एक्सपीरियंस। इसमें आपको आर्टिकल का यूज करना है। कौन से आर्टिकल का यूज लगेगा? तो इसमें जो है अगर आप यूज लगाएंगे द का, इसमें कौन सा वर्ड लगेगा? द। क्या लगेगा? द लगेगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दिस करेक्ट आर्टिकल टू यूज इन दिस सेंटेंस द बी यूज बिफोर स्पेसिफिक नाउन व्हेन द नाउन ऑलरेडी नोन और अंडरस्टैंड बाय रीडर। इन दिस केस द रीडर इज already aware of the general concept of experience and degree। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस और डिग्री के पास क्या लगाएंगे? आर्टिकल द लगाएंगे। जिस नाउन को हम लोग जानते हैं, जिस नाउन के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, उसके लिए हम लोग आर्टिकल क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द शैडो ऑफ मून फिश ऑन डैश अर्थ। द शैडो ऑफ मून फिश ऑन डैश अर्थ, यहाँ पे क्या लगेगा? ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, मोर ऑफ एवन लगेगा, नन ऑफ एबव लगेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे क्या लगेगा? द लगेगा। द शैडो ऑफ मून फिश ऑन द अर्थ। द शैडो ऑफ मून फिश ऑन द अर्थ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इन दिस सेंटेंस दिस इज appropriate article to use because moon and earth are specific celestial object when referring to unique or specific things that are known to both the speakers and द लिसनर। द इज़ यूज्ड मतलब जिसके बारे में आप जानते हैं पहले से, वहाँ पे क्या लगाते हैं? द का यूज किया जाता है। कोई यूनिक चीज़ हो जैसे द ताजमहल, द अर्थ, द सन, द मून, तो स्पेसिफिक चीज़ हो या जिसके बारे में आप पहले से कुछ ना कुछ जानते हो, तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हमें जरूर देखने को मिलता है। जनरली इसको रीजनिंग का क्वेश्चन कहा जाता है, बट ये बहुत, अगर आपके इसके कॉन्सेप्ट पता है तो ये बहुत ईजी होते हैं। दिया है 1 मई 2024 इज वेडनेसडे, व्हाट डे ऑफ द वीक वुड बी 9th ऑफ मई। अगर 2024 में 1 मई को बुधवार था तो 9 मई को कौन सा दिन होगा? तो सप्ताह के नाम आप सभी को पता ही होगा। अगर 1 मई को आपको बुधवार देखने को मिल रहा है, 1 मई को आपको बुधवार देखने को मिल रहा है, 1 मई, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 1 मई को आपको वेडनेसडे देखने को मिला। 2 3 4 5 6 7 तारीख को फिर आपका वही दिन लौट के आएगा, क्योंकि एक सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं ना, मतलब 7 दिन हो गए, तो 8वें दिन जो है फिर आपका वेडनेसडे लौट के आएगा। और आपका 9वें दिन पूछा जा रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। 1 मई 2024 को आपको वेडनेसडे है। व्हाट डे ऑफ द वीक वुड बी 9th मई। 9th मई को कौन सा दिन होगा? तो 1 से अगर आप 8 तक जाएंगे, 1 में अगर आप +7 करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। तो 8 दिन आपका जो है निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? 8वां दिन, 8 को आपका वेडनेसडे हो जाएगा। 8 को फिर आपका वेडनेसडे आ जाएगा, और 9 को पूछा है तो 9 को क्या हो जाएगा? थर्सडे। थर्सडे इसका सही जवाब होना चाहिए। मैं बार बार कंफ्यूज इसलिए हो रही थी क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन सी मार्क किया गया, जो टोटली रॉन्ग है। इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि थर्सडे। थर्सडे इसका सही जवाब होना चाहिए, क्योंकि 1 मई को अगर वेडनेसडे पड़ रहा है तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो अगर 1 + 7 आप कर देंगे तो 8 मई को भी आपका वेडनेसडे पड़ेगा, तो 9 मई को आपको कौन सा पड़ेगा? थर्सडे पड़ेगा। ठीक है, सही जवाब इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको इंग्लिश के क्वेश्चन खत्म हो गए, जैसा कि इसमें जो है 2 लैंग्वेज 2 आपको देखने को मिलता है ना, अब आपको हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे, और दोनों लैंग्वेज मिला के आपको 9 नंबर जो है, टोटल 9 नंबर लाने रहते हैं। आप देख रहे हैं लैंग्वेज के क्वेश्चन कितने ईजी दिए हुए हैं। देखते हैं क्या दिया हिंदी में। हिंदी में दिया है चंद्रमा का पर्यायवाची है सारंग, राकेश,
आदित्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चंद्रमा का पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं, जैसे राकेश, सारंग, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, निशाकर, रजनीपति, मृगांक, ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो सारंग, राकेश और आदित्य ये तीनों ही चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। राकेश, सारंग और आदित्य के अलावा और कौन से चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं? हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, निशाकर, रजनीपति, मृगांक, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। सॉरी, यहाँ पे आदित्य चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होगा, मोस्ट ब्लेंडर होने जा रहा था। एक से अधिक तो सही है, लेकिन आदित्य जो है ये सूर्य को कहा जाता है। किसको? सूर्य का पर्यायवाची, ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। अचानक से मुझे ध्यान आ गया, नहीं तो आप लोग कहते कि मैम ने गलत करा दिया, और आपको कहीं ये क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता तो आपका 1 नंबर गलत हो जाता। ठीक है, सूर्य जो है ये आदित्य जो है सूर्य का पर्यायवाची है, जबकि सारंग, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, निशाकर, रजनीपति, मृगांक, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा के। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर एक ऑप्शन आपका सही है या फिर 2 ऑप्शन आपके सही है तो भी आपका 1 से अधिक आंसर हो सकता है, जरूरी नहीं तीनों सही हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्थिर का विलोम है। स्थिर का विलोम क्या होता है? अस्थिर, चंचल, निर्विकार, या इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, स्थिर का विलोम जो होता है वो अस्थिर होता है और चंचल भी होता है। जो बहुत ज़्यादा चंचल होगा वही तो अस्थिर रहेगा, तो इसका विलोम दोनों हो सकता है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ में विश्लेषण शब्द क्या है? विश्लेषण शब्द क्या होता है? तो विश्लेषण शब्द वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उसे विश्लेषण कहलाता है, वो विश्लेषण कहलाता है। तो इसमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता क्या बता रहा है? संज्ञा सर्वनाम क्या है? मैं हो गया, और मैं पीता हूँ, दूध पीता हूँ, तो दूध की विशेषता कौन बता रहा है? 1 लीटर बता रहा है, तो 1 लीटर ही इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 लीटर, 1 किलोमीटर, 1 घंटा, ये सब चीज़ें जो आपको दिख जाए तो ये विश्लेषण होता है। काला रंग अगर ऐसे दिख जाए तो वो विश्लेषण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृषापर्ण शब्द में कौन सा समास है? कृषापर्ण शब्द में समास कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषापर्ण शब्द में कर्मधारय समास है। कृषापर्ण का अगर समास विग्रह आपको करने के लिए कह रहा है तो इसका समास विग्रह होगा कृष्ण को अर्पण, कृष्ण को अर्पण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। वाक्यांश आपको क्या दिया है? कम बोलने वाला। कम बोलने वाला क्या होता है? वाचाल होता है, मितभाषी होता है, मिष्टभाषी होता है, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो वाचाल जो होता है ये ज़्यादा बोलने वाला होता है। अगर आपको ज़्यादा बोलने वाला दिया होता तो ये वाचाल हो जाता है, ये गलत हो जाएगा। कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द अगर पूछा जाए ज़्यादा बोलने वाला तो वाचाल, कम बोलने वाला मितभाषी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदासीन हो जाने के लिए सही मुहावरा क्या है? उदासीन हो जाना मतलब कि आप न्यूट्रल हो जाइए, ना उस बारे में हाँ कहिए किसी टॉपिक पे, ना कहिए। उसका मतलब क्या होता है? उसका मुहावरा ये किसके लिए होता है? आँखों में गड़ना, आंखें चुराना, आँख फेर लेना, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आंखें फेर लेना। यानी कि ना उसकी तरफ हाँ कहना ना नहीं कहना, ये उदासीन हो जाना होता है। आँखों में गड़ना क्या होता है? जैसे आपको कोई चीज़ किसी के प्रति गलत धारणा बना लें, आप मतलब उसके बारे में गलत सोचने लगें तो वो आपके आँखों में गड़ने लगता है। आँखें चुराना क्या होता है? आँखें चुराना हो जाता है कि मतलब आप कोई गलत काम करके आ रहे हैं और आपसे कोई कुछ पूछ रहा है तो आप अपनी आँखें चुरा रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जबकि उदासीन हो जाना मतलब क्या होता है? आँख फेर लेना, आप उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही मत दीजिए, चाहे वो सही करे चाहे गलत करे, वो उदासीन होना हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निरअपराध में उपसर्ग क्या है? निरअपराध, देखिए उपसर्ग पूछा गया है। निरअपराध अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा निर प्लस अपराध, निर प्लस अपराध, ये इसका संधि विच्छेद होगा। उपसर्ग जो होता है, जो आगे आने वाला शब्द होता है, इसी को उपसर्ग कहा जाता है। ये वर्ड आपका उपसर्ग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। अगर आपसे प्रत्यय पूछा जाता तो अपराध प्रत्यय हो जाता, लेकिन यहाँ पे उपसर्ग पूछा है तो निर, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? निर
प्लस उपसर्ग, निर आधा रा हो जाएगा और उपसर्ग हो जाएगा, निर प्लस अपराध, ठीक है। और अगर इसका प्रत्यय पूछ लेता तो अपराध इसका प्रत्यय हो जाता, निर इसका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। अब देखिए, जिस तरह से हमने इंग्लिश के पैराग्राफ देखे, उसी तरह अब आपको हिंदी के पैराग्राफ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पैराग्राफ पढ़ के आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, और अगर आप साइंस और मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छा खासा मैथ भी सॉल्व करने को मिलता है। तो आपको पैराग्राफ पे टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताया अच्छे से कि आप जो है वो मेन वर्ड निकाल लीजिए और उसके आंसर तक आप पहुँच जाएंगे, उसी तरह आप इसमें भी करिएगा। क्वेश्चन है, राम प्रसाद के जीवन में परिवर्तन कब आया? राम प्रसाद के जीवन में परिवर्तन कब आया? अगर आप यहाँ पे परिवर्तन शब्द खोजते हैं तो आपको खोजने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बड़ी आसानी से मिल जाएगा। देखिए, राम प्रसाद के जीवन में परिवर्तन कब आया। अब आपको पूरा खोजने की जरूरत नहीं, आप बस परिवर्तन वर्ड देखिए कहाँ पे आपको मिलेगा। परिवर्तन वर्ड फटाफट से खोजिए, परिवर्तन वर्ड आप भी हमारे साथ खोजिए, हम भी खोजते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अच्छा, एक बार पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, ठीक है। हिंदी का है तो इसको पढ़ने में भी हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार पढ़ लेते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उन महान क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने अपने कार्य में अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। जब राम प्रसाद आर्य समाज के संपर्क में आए, उनके जीवन में क्रांति आ गई। देखिए, मिल गया ना, परिवर्तन नहीं मिला लेकिन घुमा के वर्ड मिल गया। उनके जीवन में क्रांति आ गई जब वो आर्य समाज के संपर्क में आए। तो उनके जीवन में परिवर्तन कब आया? तो आप जो है क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उनके जीवन में परिवर्तन कब आया। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिया है जब वे आर्य समाज के संपर्क में आए तो उनके जीवन में क्रांति आ गई, यानी परिवर्तन आ गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, बिस्मिल ने धन की समस्या कैसे हल की? बिस्मिल ने धन की समस्या कैसे हल की? तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, धन लूटकर स्वतंत्रता संग्राम में लगा दिया। आंदोलन में धन की कमी बहुत बड़ी समस्या थी। धन जुटाने के लिए उन्होंने एक दीनहीन को नहीं सताया बल्कि अंग्रेजों की सरकारी खजाने लूटने की योजना बनाई। उन्होंने 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन में धन लूटकर जो है स्वतंत्रता संग्राम में लगा दिया। तो उन्होंने धन की व्यवस्था कैसे की? सरकारी खजाना लूटकर। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे करी? सरकारी खजाना लूटकर। अगला, बिस्मिल महान क्रांतिकारी क्यों कहलाए? तो क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों में अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बार बार हमको पलटना पड़ रहा है लेकिन एग्जाम में आपके सामने ही रहेगा, तो आप बहुत अच्छे से इसको कर ले जाएंगे। वो एक क्रांतिकारी क्यों कहलाए, तो आप देख सकते हैं, महान क्रांतिकारी क्यों कहलाए। देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने को तो बिस्मिल क्रांति संगठन के सदस्य बन गए। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, अमेरिका की स्वतंत्रता कैसे मिली। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जीएस में भी पूछ सकता है कि ये पुस्तक किसकी है, अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली, तो इन्हीं की है। इनकी स्वदेश रंग नामक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हुई, ये भी इनकी पुस्तक है। इसके अलावा आंदोलन में धन की कमी, ये तो हमने देख लिया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इन्हें फांसी की सज़ा दी गई 26-27 वर्ष की आयु में। वह लंबी आयु जीने वाले भी नहीं कर पाते। एक कवि ऐसी पंक्तियाँ हैं, समय समय पर हमें प्रेरणा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कैसे बाजुए कातिल में है। अच्छा, यहाँ पे इसका आंसर नहीं दिया, इसको आप अपने कॉमन सेंस से लगा सकते हैं कि कहाँ गया क्वेश्चन क्या था। बिस्मिल महान क्रांतिकारी क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों में अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था, इसलिए वो क्या कहलाए? महान क्रांतिकारी कहलाए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से पैराग्राफ से क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब आपको जो व्याकरण के क्वेश्चन होते हैं हिंदी के, वो देखने को मिल रहे हैं। सजग में मूल शब्द क्या है? सजग में मूल शब्द जो है वो जग है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या है? जग है। अगला, स्वतंत्रता शब्द का विलोम क्या है? तो स्वतंत्रता शब्द का विलोम लोकतंत्र, गणतंत्रता, प्रजातंत्र या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्रता शब्द का विलोम शब्द होता है परतंत्रता। क्या होता है? परतंत्रता, जो आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा। लंबी आयु जीने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो लोग लंबी आयु जीते हैं उन्हें दीर्घायु कहा जाता है। आप लोगों ने आशीर्वाद देते हुए भी अपने बड़े बुजुर्गों को सुना होगा, जब आप पैर छूते प्रणाम करते हैं तो वो बोलते हैं दीर्घ आयु भवा। पंडित लोग, हमारे पूर्वज लोग ऐसे आशीर्वाद देते हैं, मतलब आपकी लंबी आयु हो।
ऑप्शन ए इसका सही जवाब। कम आयु जीने वाले को अल्पायु कहा जाता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए फिर और क्वेश्चन आपके हिंदी के दूसरा पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ से पैराग्राफ से भी क्वेश्चन पूछे गए। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, आप लोग को पेशेंस के साथ बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, जीके, साइंस, सब। ठीक है। क्वेश्चन है, मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? आपको कुछ भी पता हो, आपको अपने अनुसार मार्क नहीं करना है, यहाँ पे देखना है कि मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ माना गया, देखिए पहले ही पैराग्राफ में आपको मिल गया, मनुष्य का जीवन संसार के छोटे बड़े प्राणियों और पदार्थों में श्रेष्ठ माना गया। वह इसलिए कि मनुष्य बड़ा बुद्धिमान और कल्पनाशील प्राणी है। क्यों माना गया? क्योंकि मनुष्य जो है बुद्धिमान और कल्पनाशील प्राणी है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उन्नत करने के लिए मनुष्य के विचार कैसे होने चाहिए? उन्नत करने के लिए मनुष्य के विचार, अब आप यहाँ पे खोजिए उन्नत करने के लिए मनुष्य के विचार। देखिए आपको मिल जाएगा, बुद्धिमान होना चाहिए, अपने विचारों के बल पर ही वह चाहे जो कर सकता है और बहुत ऊंचा उठ सकता है, परंतु विचार सच्चे, सादे और पवित्र होने के साथ साथ मनुष्य के व्यवहारिक जीवन के संबंध रखने वाले होने चाहिए। इन्हीं बातों को आधार बनाकर सादा जीवन, उच्च विचार मानव जीवन की सफलता की नींव रखी गई है। सादगी मनुष्य के पहनावे से नहीं, बल्कि उसके प्रत्येक हाव भाव, विचार तथा जीवन के ढंग से टपकनी चाहिए। यही वास्तविक सादगी है जो विचारों को उच्च बनाकर सब प्रकार की उन्नति और विकासों का कारण बनती है। तो उन्नत करने के लिए कैसे विचार होने चाहिए? उच्च विचार होने चाहिए। तो आपको ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? आपको ऑप्शन में कहीं भी उच्च विचार नहीं दिख रहा है, तो ये सभी गलत हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन ई होना चाहिए, क्योंकि विचार उच्च होने चाहिए, विचार सादे होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए उन्नत करने के लिए। ठीक है। वास्तविक सादगी क्या है? तो वास्तविक सादगी अभी हम लोगों ने देखा था कि वैचारिक व्यवहार होना चाहिए, मतलब उसका व्यवहार कैसा, उसका विचार कैसा, वो होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, उन्नत शब्द का उचित विलोम क्या है? उन्नत शब्द का विलोम क्या होता है? उन्नत मतलब आगे बढ़ना, औन्नत मतलब नीचे आना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी औन्नत हो जाएगा। महान है जो आत्मा, उसका समास क्या है? महान है जो आत्मा, उसका समास, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास हो जाएगा। जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समाधिनीकरण हो, अर्थात विशेष जो है वो विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हो और लिंग वचन के समान हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। महान है जो आत्मा, वो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या है? प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक आपके सामने सब, मतलब इसमें सबका नहीं पूछा है, प्रत्येक एक वर्ड है, प्रत्येक एक शब्द है आपके सामने, इसका संधि विच्छेद पूछा है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्येक का जो संधि विच्छेद होता है वो देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वैसे हम लोग लिखेंगे प्रत्येक का संधि विच्छेद लिखेंगे पा, यहाँ पे देखिए आधा पा, ये आधा पा बनाया गया है। ठीक है। आधा रा प्लस आ प्लस ता प्लस या प्लस ए प्लस का प्लस आ, ये वर्ण विच्छेद है, सॉरी ये संधि विच्छेद नहीं है, ये वर्ण विच्छेद है, और वर्ण विच्छेद पूछा है, तो ये प्रत्येक का वर्ण विच्छेद है। अगर यहीं आपसे प्रत्येक का शब्द विच्छेद पूछ ले, संधि विच्छेद पूछ ले, तो आप क्या लिखेंगे? प्रति प्लस एक। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है? प्रति प्लस एक। सही जवाब हो जाएगा इसका प्रति प्लस एक, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस एक, और ये इसका वर्ण विच्छेद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संधि शब्द का उदाहरण है। संधि शब्द का उदाहरण क्या है? संधि, वृद्धि संधि का उदाहरण आपसे पूछा है, तो वृद्धि संधि का जो उदाहरण है वो महोजस्वी है। महोजस्वी वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस ओजस्वी। ठीक है, महा प्लस ओजस्वी। यदि आ और आ यानी छोटा आ और बड़ा आ के बाद ए और ए आए, तो दोनों के स्थान में ए और ओ या फिर ओ हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे? ओ हो जाता है, और ये दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चुननी है कि अद्वितीय जो है शुद्ध रूप से कहाँ लिखा है। ये भी अद्वितीय लिखा है, ये भी अद्वितीय लिखा है, ये भी अद्वितीय लिखा है, लेकिन शुद्ध कौन सा लिखा है? तो इसमें जो शुद्ध हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अद्वितीय ऐसे लिखा जाएगा। छोटा आ, दा में आधा दा, दुई ता पे बड़ी मात्रा ती, ये अद्वितीय। ठीक है, छोटी एक मात्रा नहीं रहेगी इसमें, ता पे छोटी एक मात्रा लगी इसलिए गलत हो गया। इसमें ता आधा ता ये ऐसे कर दिया इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? मंत्री, बहन, जुल्हा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए जितने भी विकल्प हैं इनमें कोई भी किसी से भी जाति का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा। एक मिनट
तीनों में ही जाति का बोध हो रहा है, मंत्री, बहन और जुलाहा, तीनों में ही जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, तो तीनों में ही जातियों का बोध हो रहा है। जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार के वस्तुओं का अपना व्यक्ति का बोध हो, जैसे कई प्रकार के लोग, कई सारे लोग मिलकर मंत्री बना लेते हैं, मंत्री बनते हैं, कई लोग मंत्री बनते हैं, बहन कई हो सकती है, जुलाहा कई लोग हो सकते हैं, तो ये जातिवाचक कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, लैंग्वेज के क्वेश्चन 30 नंबर के यहाँ पे खत्म होते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसको इतना ज़्यादा शेयर करिए कि आपके जितने भाई बहन, जितने रिश्तेदार, जितने यार दोस्त, जितने जानने वाले, जो ना जानने वाले भी हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। आप किसी भी स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं, किसी भी व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हैं, तो वहां तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर लिखिएगा। अब हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो जनरल स्टडी के डिस्कस करें। टोटल 150 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, और ना सिर्फ 150 क्वेश्चन, इनके 4 ऑप्शन को भी हम लोग देखते चल रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक प्रैक्टिस सेट से आपका एक साथ कितने क्वेश्चन डिस्कस हो सकते हैं। मतलब 150 गुणे अगर आप 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 0 4 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 एकम 4 और 2 600 क्वेश्चन, 600 नहीं तो 500 क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आप पेशेंस के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, अब हम लोग जनरल स्टडी में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप 6 to 8 पढ़ रहे हो, चाहे आप 9 10th पढ़ रहे हो, चाहे आप 11 12th पढ़ रहे हो, सब में जो है 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब हम 40 क्वेश्चन के माध्यम से 40 क्वेश्चन ये हो जाएंगे और उनके 4 ऑप्शन उनको भी डिकोड करने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, ग्लूकोज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इन फॉर्म ऑफ, मानव शरीर में यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है। ग्लाइकोजन, सॉरी मैंने यहाँ ग्लूकोज बोल दिया था, ग्लाइकोजन पूछा है। ग्लाइकोजन जो हमारे मनुष्य के यकृत में यानी लीवर में और उनकी मांसपेशियों में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो किसका रूप होता है, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, प्रोटीन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉलीसेक्राइड। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ से बताने के बाद कोई भी गलत होने का चांस नहीं रहता। वैसे मैं इसके आंसर, साइंस मेरा कोर सब्जेक्ट है, मैं आपको इसके आंसर बिना देखे भी करा सकती हूँ, लेकिन अगर आप ये बॉक्स देखते रहेंगे, एक्सप्लेनेशन देखते रहेंगे, तो आपके दिमाग में और सारी चीज़ें भी बैठती रहेंगी। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप PDF भी जरूर ले लीजिएगा, वहाँ से रिविजन करने में आपको आसानी होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के पीछे 2 वजह होती है। एक तो होती है कि हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन ऑफ लेवल क्या होता है, कि क्वेश्चन का लेवल क्या पूछा जा रहा है। दूसरा वजह जो है, दूसरा रीज़न क्या है, इससे हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जैसे यही क्वेश्चन 6 to 8 में आया, यही क्वेश्चन 9 to 8 में दे दिया, 9 10th में दे दिया, 11 12th में दे दिया, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे तो अभी हम लोग TRE में जितने भी एग्जाम हुए उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। इसी चैनल पे आपको किसी भी स्टेट का PGT, किसी भी स्टेट का TGT, किसी भी स्टेट का GIC, किसी भी स्टेट का लेक्चरर, LT ग्रेड, TSSB, NVS, KVS, यहाँ सब अगर साइंस पूछा जाता है, साइंस में बायोलॉजी पूछा जाता है, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं और आप देखते हैं कि वहाँ से किस तरह क्वेश्चन उठता है। तो आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। ठीक, हाँ ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉलीसेक्राइड। ग्लाइकोजन क्या है, एक पॉलीसेक्राइड है जो ग्लूकोज के कई अणुओं के आपस में जुड़ने से बनता है। ये जानवर, कवक और बैक्टीरिया में भंडारण यानी ऊर्जा संचित करने का कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखाई देता है, किसमें दिखता है। यानी कि आप कहें कि जो ब्लड होता है उसमें जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होता है वो किसमें दिखाई देता है, सिकल सेल एनीमिया, हिमेटोमा, हीमोफीलिया, इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों, सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी होती है। इसमें जो ब्लड होता है, हमारा जो RBC होती है, आप सभी को पता RBC जो है बाई कॉन्केव होती है, चपटी होती है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में ये RBC बाई कॉन्केव ना होकर हंसिया के आकार की हो जाती है, सिकल के आकार की हो जाती है। सिकल आप लोगों ने अपने घरों में, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या आप घरों में हंसिया देखा होगा, तो उस आकार का हो जाता है, इसीलिए इसे सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। और ये RBC में पाए जाने वाले होमोग्लोबिन की डिफेक्टिव से होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
सिकल सेल एनीमिया जो है एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा आनुवांशिक बीमारी है, तो सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, इसे हीमोग्लोबिन एस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन प्रोडक्शन इथाइल अल्कोहल कैन बी यूज? ऑप्शन एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक या मोर देन वन ऑफ द एबव। किसमें जो है इथाइल अल्कोहल जो है यूज किया जाता है? और आपको पता है बिहार के एग्जाम में नन ऑफ एबव, मोर ऑफ एबव जो शामिल मतलब कॉमन रहता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर ऑफ वन ऑफ द एबव। क्यों? इथाइल का उपयोग फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक, लेदर आदि उद्योगों में विशेष रूप से किया जाता है। इथाइल अल्कोहल जिसे एथेनॉल कहा जाता है, इनका उपयोग एंटीसेप्टिक दवाओं के निर्माण में भी किया जाता है। तो इनका उपयोग कहाँ किया गया? एंटीसेप्टिक के लिए, एलर्जी के लिए और एंटीपायरेटिक यानी फार्मास्यूटिकल के जितने भी लगभग ब्रांड होते हैं उनमें जो है इथाइल अल्कोहल का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर योम 380 mm दाब पर ध्वनि वेग 340 मीटर सेकंड -1 है। यदि ताप को अपरिवर्तित रखते हुए दाब को 2 गुना कर दिया जाए तब ध्वनि वेग का मान क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 340 मीटर पर सेकंड -1 होगा। यहाँ पे निकालने के लिए आपको विधि बताई गई है कि दाब के परिवर्तन के साथ घनत्व भी उसी अनुपात में बदल जाता है। तो दाब का परिवर्तन आपको कितना देखने को मिला था? 340 था, तो घनत्व भी कितना हो जाएगा? 340 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ठीक है, एक बैक्टीरियम सेल है, वो डिवाइड हो रही है 15 मिनट में, हर 15 मिनट में डिवाइड हो रही है। मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया सेल है, 15 मिनट बाद ये अपने आप को डबल कर ले रही है। पूछा जा रहा है कि आफ्टर 2 आवर्स यानी 2 घंटे में ये मतलब कितनी बैक्टीरिया सेल निर्मित हो जाएगी। अगर ये हर 15 मिनट में अपने आप को डबल कर रही है तो 15 मिनट बाद ये भी डबल हो जाएगा, 15 मिनट बाद ये भी डबल हो जाएगा। 15 मिनट ये हो गया, 15 मिनट यहाँ 30 मिनट हो गया। फिर 15 मिनट बाद ये भी अपने आप को डबल करेगा, 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 यानी 45 मिनट हो गया। फिर 45 मिनट बाद 15 मिनट बाद ये अपने आप को डबल करेगा, ये अपने आप को डबल करेगा, ये भी 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 करेगा। मम्मा 27 इसी तरह से ये फिर अब ये भी डबल करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। इस तरह से 2 घंटे में ये जो डबल होके संख्या आएगी वो आएगी 256। कितनी आएगी? 256 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगर हम 15 मिनट 2 भागों में विभक्त कर दें तो 120 मिनट आ गया। 120 मिनट में कितनी कोशिकाएं आएंगी? 256 कोशिकाएं निर्मित होकर आ जाएंगी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्नलिखित में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? यानी वो कौन सी चीज होती है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर बताती है? क्या वो न्यूक्लियस है? तो न्यूक्लियस दोनों में आपको देखने को मिलेगा। वैसे न्यूक्लियस नहीं दिया, न्यूक्लियाई दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे नाभिक नहीं देना चाहिए था। अगला है एंजाइम, एंजाइम दोनों में देखने को मिलेगी। सेल वाल ये आपका डिफरेंट बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि सेल वाल जो होता है ये केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। तो इसलिए ये इन दोनों के बीच को डिफरेंस को अच्छी तरह से बता सकता है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ से एक चीज़ और आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि जो प्लांट सेल होती है उसकी जो सेल वाल होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स का हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? अब देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय का। अब आपके लिए करंट अफेयर चेंज हो चुका है। आपको 1 से 1.5 घंटे करंट अफेयर पे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर दिन अपना 1-1.5 घंटे बर्बाद करिए और आपको क्वेश्चन कितने मिलेंगे? 3 से 4 या 4 से 5 कह सकते हैं। इतने ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमारे इसी चैनल पर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। हर दिन 30 सेकेंड 40 सेकेंड अपना टाइम निकाल कर 3 वीडियो 4 वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर का।
आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन जो है आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। मुश्किल से दिन में आपको अपने 3 मिनट निकालने हैं और करंट अफेयर को पढ़ लेना है, क्योंकि 3 या 4 वीडियो आपको हर दिन अपडेट करवाए जा रहे हैं, उनको पढ़ लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आपके 100% फंसेंगे। हम मतलब आपसे प्रॉमिस करते हैं, जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो हम आपको उन करंट अफेयर से क्वेश्चन निकाल के आपको दिखाएंगे कि देखिए जो पढ़ाया गया था वही आया था। आपको अगर विश्वास है, हमारे ऊपर ट्रस्ट है, तो आप जो है उन वीडियो को भी ज़रूर देखें, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन था, इसको हम लोग फटाफट से करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उस समय के करंट और इस समय के करंट में काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। उस समय फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी थी? तो कुवैती दिनार थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सी थी? कुवैती दिनार थी। वर्तमान में दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा क्या है और भारत का डॉलर के अपेक्षा रेट क्या है? अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। $1 इक्वल टू कितने भारत मतलब इंडियन करेंसी, $1 इक्वल टू कितने इंडियन करेंसी है? पहले ये 922 था, लेकिन अब शायद -2 हो गया है जब से डील हुई है, अब शायद ये 90 हो गया। अगर मैं करेक्ट हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सोलापुर के। महाराष्ट्र के सोलापुर से 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, आईटीआई मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? किसके साथ किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्टेयर के साथ। किसके साथ? अल्टेयर के साथ किया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आईटीआई मद्रास ने वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी अल्टेयर के साथ करार करके आईआईटीएम में इंजीनियरिंग डिजाइनिंग विभाग में $1 मिलियन के निवेश से ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब की स्थापना की है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य स्टार्टअप शोधकर्ताओं और छात्रों को इलेक्ट्रिक वाहनों के अध्ययन और विकास को आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक उपकरणों और संसाधनों में सशक्त बनाना था। अगला क्वेश्चन, 2024 का अकादमी पुरस्कार 2024 यानी ऑस्कर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? ये 2024 का है। अब आपसे 2025 का करंट अफेयर पूछा जाएगा। इसका सही जवाब था सिलियन मर्फी। अगर 25 का पूछा जाए तो आप क्या मार्क करके आएंगे? वर्तमान में 2025 की अगर बात करें तो 2025 में ऑस्कर जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे मिला है? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, एड्रियन ब्राडी। एड्रियन ब्रॉडी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला है। किस फिल्म के लिए मिला है? तो फिल्म का क्या नाम है द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए इन्हें जो है एड्रियन ब्रॉडी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इस साल जितने भी पुरस्कार मिले हैं, जिस अभिनेता को मिले, जिस फिल्म के लिए मिले हैं, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। जैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है, तो आप बता दीजिएगा 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो मिला है माइकी मेडिसन को। किसको? मेडिसिन को। किस फिल्म के लिए? इन्होंने एनोरा फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। किसके लिए? एनोरा फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इसी एनोरा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड भी मिला है। और एनोरा फिल्म की जो एक्ट्रेस हैं उनको जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है माइकी मेडिसिन को, ठीक है। अगर पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड इसी एनोरा फिल्म के जो निर्देशक हैं शॉन वेकर, इनको जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है। यानी कि अगर बात करें एनोरा फिल्म को, तो एनोरा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। इसके निर्देशक को ही सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शॉन वेकर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला। और इसकी जो महिला एक्ट्रेस है माइकी मेडिसिन, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए एड्रियन ब्रॉडी को मिला है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन ए था। अब इसका जवाब टोटली जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 के लिए किसे हाल ही में वर्ष 2023 के लिए आईसीसी महिला T20 आई क्रिकेट ऑफ ईयर चुना गया? अब उस समय का ये करंट का क्वेश्चन था। इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, यानी कि हेले मैथ्यू को, जो वेस्ट इंडीज़ की खिलाड़ी हैं, इन्हें जो है आईसीसी महिला T20 आई क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया था। अगर हम आपसे पूछे 2025 में किसे चुना गया,
तो आप मार्क करके आइएगा कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिग्स और दीप्ति शर्मा को मिला है। किसको मिला है? स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिग्स और दीप्ति शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसने जीता? अब ये 2024 का है। समय के हिसाब से इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, मिस चेक क्रिस्टियाना पिसाको। ये जो थी 2024 की मिस वर्ल्ड थी, लेकिन वर्तमान में अगर मिस वर्ल्ड पूछा जाए 2024 की जगह 2025 का पूछ लिया जाए तो मिस वर्ल्ड जो थी वो थाईलैंड की थी। क्या नाम था इनका? 2025 की कौन है? ओपल सुचिता चुआंगश्री। एक मिनट मैं फिर से लिख देती हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है। क्या नाम है इनका? यार क्या हो रहा है? ओपल 2025 से रिलेट करके पढ़ते हुए चलेंगे ना, तो एग्जाम में अगर ये चीज़ें आपको देखने को मिल गई तो आपका गलत नहीं होगा। ओपल सुचिता, हम चाहें तो आपको बस ऐसे करा सकते हैं, जो आंसर दिया उसको बता के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन करंट के क्वेश्चन से अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसका सही जवाब ओपल सुचिता चुआंगसारी हो जाएगा। ठीक है, इन्हें 2025 का मिस वर्ल्ड बनाया गया। ये 72 नंबर की मिस वर्ल्ड थी और ये कहाँ से कहाँ की रहने वाली हैं? ये थाईलैंड की रहने वाली हैं। अगर आपसे पूछा जाए 72 नंबर का मिस वर्ल्ड जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये भारत के हैदराबाद में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? भारत के हैदराबाद में आयोजित किया गया। जबकि जो 2024 की थी वो कौन थी? क्रिस्टीना पिस्कोवा थी और इन्हें ताज पहनाया गया था। यह मिस वर्ल्ड पेजेंट में थाईलैंड की पहली जीत थी जब ये बनी थी, यानी कि ये भी थाईलैंड से थी और ओपल सुचिता चुआंगसारी ये भी थाईलैंड की रहने वाली हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आई होप आप लोग को मेरा एफर्ट पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्वेश्चन है, IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर में। किसमें? सिंगापुर में। समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचा, जिसे IPF कहते हैं। आई से इंडो, पी से पैसिफिक और एफ से स्पेसिफिक। इंडो पैसिफिक एफ से फॉरम। ठीक है, एफ से क्या हो जाएगा? फॉरम। एक मिनट रुक जाइए, क्या था? IPEF। ठीक है, IPEF इसके द्वारा जो है ये कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए सही जवाब होगा सिंगापुर में। समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक पैसिफिक आर्थिक ढांचा। ठीक है, यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? सिंगापुर में आयोजित किया गया। सिंगापुर में स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन 5 से 6 जून 2024 तक किया गया। IPEF की शुरुआत 2022 में की गई थी। वर्तमान में इसमें 14 भागीदार शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, भारत ने विदेशी सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया, या किस देश का? यानी सिंपल सा पूछा जा रहा है, सिटवे पोर्ट जो है ये किस देश का है? तो सिटवे पोर्ट ये म्यांमार का है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ का है? म्यांमार का है। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सितवे बंदरगाह भारत सरकार द्वारा 2016 में बंगाल की खाड़ी में म्यांमार की राखीन प्रांत की राजधानी सितवे में निर्मित एक डीप वाटर पोर्ट है। सितवे बंदरगाह से संबंधित कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है वो इसी से संबंधित है। ठीक है, यह बंदरगाह बांग्लादेश प्रवेश किए बिना भारत के बिजाग और कोलकाता बंदरगाह को पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़ता है। यानी कि पूर्वोत्तर के राज्यों से अगर भारत को जोड़ना है, ये भारत है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बांग्लादेश है, तो सितवे बंदरगाह जो है ये कहाँ का है? सितवे बंदरगाह ये म्यांमार का है। यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे है म्यांमार। ठीक है, ये हमारे पूर्वी राज्य हैं, यहाँ पे म्यांमार है। ये जो है बांग्लादेश को क्रॉस करके हमारे देश में नहीं आना पड़ेगा। ये बंदरगाह क्या करेगा? हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को, पूर्वी राज्यों को इनसे जोड़ेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को सुंदरवन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इस क्षेत्र में सुंदरी नामक वृक्ष बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका नाम सुंदरवन रखा गया। यह विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्र में से एक है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी की डेल्टाओं पर स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि गंगा डेल्टा कहाँ कहाँ पर है? तो गंगा जो है ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी। अगला क्वेश्चन, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है?
कोसी, गंडक, पुनपुन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है बिहार की जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कभी भी कहीं भी अपना मार्ग परिवर्तित करके बिहार में भारी तबाही मचा देती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये बिहार में अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है। अगला क्वेश्चन, प्लांट रूट गेट वाटर फ्रॉम सॉइल एज, वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? कैसे मिलेगा? तो कैपिलरली वाटर के द्वारा। कैपिलरली वाटर क्या होते हैं? वृक्ष में जो है जाइलम और फ्लोएम नाम के कैपिलरलीज पाई जाती हैं। जाइलम जो होता है ये जल को ऊपर ले जाने का कार्य करता है। फ्लोएम क्या करता है? ये जो वृक्ष जो भोजन बना लेता है उनके पूरे पार्ट में पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए मृदा से जो जल ऊपर जाएगा वो कैपिलरली वाटर के माध्यम से जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, विषुवृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? विषुवृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? 43 किलोमीटर। हमारे इसी चैनल पे जियोग्राफी की बहुत अच्छी क्लासेस अभिषेक सर द्वारा चलाई जा रही हैं, आप उनसे भी जरूर जुड़ें। आपके जियोग्राफी के सारे क्वेश्चन जो है, सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं और आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जूलॉजी और बॉटनी दोनों के, मेरे ही द्वारा अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ विद कॉन्सेप्ट। तो आप उसको भी जरूर देख सकते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास, जिसे विषुवत व्यास कहा जाता है, ये 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। और इसमें अंतर कितना है? अगर हम 12,756 में से 12,714 माइनस कर देंगे तो लगभग 42 किलोमीटर के बराबर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 43 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया गया, यानी कि IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, किस रेखा पर अपनाया गया? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री, या फिर ऐसे लिखा हो या फिर आपको 82.5 डिग्री पूर्व लिखा हो, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, भारत के 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। ठीक है, और ये जो है ग्रीनविच मानक टाइम से 5.5 घंटे जो है आगे रहती है। कितने घंटे? 5.5 घंटे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 5 राज्यों से। कितने पूर्वी देशांतर पर है? 82.5 डिग्री। और ग्रीनविच टाइम से कितने टाइम आगे है? 5.5 घंटे। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय हम सभी को पता है MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और इन्हीं को हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है। MS स्वामीनाथन को 2024 में जब इनकी मृत्यु हो गई उसके बाद इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी क्या है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी पूछा है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी K2 है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। K2 भारत की, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 किलोमीटर है। 8611 किलोमीटर। जबकि अगर बात करें भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो वो कंचनजंगा हो जाती, लेकिन यहाँ पे भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा है तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। ये कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और भारत के हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा हो जाएगा। सिक्किम के उत्तर पश्चिमी भाग में नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया की जो है तीसरी सबसे ऊंची चोटी में शामिल है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में किसका भाग था? टैथिस का, गोंडवाना लैंड का, पेंजियाना का, या इनमें से एक से अधिक? इसका कोई नहीं। तो भारतीय महाद्वीप जो है ना, जब प्लेटें आपस में टकराई, कैसे टकराई, क्या हुआ, ये सब ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है और इसको अभिषेक सर ने बहुत अच्छे से समझाया है। आप चाहें तो ज्योग्राफी वाले वीडियो भी देख सकते हैं। आपको पता होगा जब बहुत सारी प्लेटें आपस में टकरा रही थी तो उसमें 2 प्लेटें आपस में टकराई, जिसमें एक बना गोंडवाना लैंड, एक बना पेंजिया। ठीक है, तो भारत जो है इसी गोंडवाना लैंड के से टकरा के आगे जाके विकसित हो गया और ये गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी गोंडवाना से जो है वो भारत अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार में 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में किया गया? ये क्वेश्चन आपका INC से है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप GS GK के स्टूडेंट हैं, यानी आपका हिस्ट्री से कोर सब्जेक्ट है, तो यहाँ से आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप केवल का GS यानी जनरल सोशल साइंस आपको पढ़ना है, सामान्य
ज्ञान आपको पढ़ना है तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन इंडियन नेशनल कांग्रेस से देखने को मिल जाते हैं। और आपका जो बिहार का सिलेबस है इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अलग टॉपिक के रूप में ही इंक्लूडेड है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आप बताइए यहाँ पे 1857 की क्रांति बिहार में किसने नेतृत्व किया था? यहाँ पे एक नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ये कौन थे? ये जगदीशपुर के जमींदार हुआ करते थे। कौन थे? बिहार के आरा के पास जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह। इन्होंने ही 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये जगदीशपुर के शाही उज्जैनिया यानी पंवार राजपूत घराने से थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का हिस्सा बन चुका है। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास लड़ी गई अपनी आखिरी लड़ाई में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण वाली सेना को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। 23 अप्रैल को इन्होंने जो है अंग्रेजी सेना को ख़त्म किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को ख़त्म किया। लेकिन एक दुख की बात हुई, वहीं पे इनके हाथ में गोली लग गई और जिसकी वजह से इनके शरीर में विष फैलने लगा। ऐसा कहा जाता है कि जब ये उत्तर प्रदेश से बिहार की तरफ बढ़ रहे थे तो इन्होंने गंगा नदी में अपने हाथ को काट के फेंक दिया था, लेकिन फिर भी विष जो है वो ख़त्म नहीं हुआ था और 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा जो है लोकप्रिय बनाया गया? स्वामी श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद द्वारा राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा में लोकप्रिय बनाया गया। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक पिता के नाम से संबोधित किया था। इसकी वजह से जब स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा लोगों को बताई, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें क्या कहा? आध्यात्मिक पिता कहा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र द्वारा प्रचारित किया गया? अमृत बाजार पत्रिका, पायनियर, स्टेट्समैन या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा जो है लोगों तक पहुंचाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष और इसके अलावा मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। यह एक बंगला भाषा में साप्ताहिक पत्रिका थी। आपने सुना होगा 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। लॉर्ड रिपन के टाइम में, लिटन के टाइम में, लिटन या रिपन के टाइम में आता है 1878 में। तो इसको जो है, इस पर जो है अमृत बाजार पत्रिका पे जो है पाबंद लगा दिया जाता है। मुख्य रूप से ये अमृत बाजार पत्रिका के लिए ही आता ही है। ठीक है, पत्रिका की स्थापना किसने की थी? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये एक बंगला भाषा में साप्ताहिक पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन, 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में कितने हस्तक्षेप किया था? तो किसने हस्तक्षेप, कितने नहीं, किसने होना चाहिए ना, किसने हस्तक्षेप किया था? तो हम सभी को पता है 1917 में जब महात्मा गांधी चंपारण में जीत हासिल कर लिए थे, उसके बाद ये 1918 में अहमदाबाद मिल मालिकों के लिए लड़ाई लड़ने गए थे। तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कर दी थी, भूख हड़ताल कर दिया था और इसमें इनको जीत भी हासिल हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? नाम बताइए। बिहार का वो कौन सा वामपंथी नेता था जिसने बिहार किसान सभा को पॉपुलर किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्यानंद शर्मा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसने किया था? कार्यानंद शर्मा ने। 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की थी। 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। अगर केवल पूछा जाए
किसान सभा की स्थापना किसने की? किसान सभा की स्थापना 4 मार्च 1928 को हुई। और बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में हुई। दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर आपको इंडियन किसान सभा की स्थापना पूछे तो 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में हुई थी, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव बने थे। यदुनंदन शर्मा, पंचानंद शर्मा, राहुल संकृत्यान तथा कार्यानंद शर्मा जैसे वामपंथी नेताओं द्वारा इस संस्था को बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाने के लिए मतलब इन्होंने जो है लोकप्रिय बनाया था। तो यहाँ पे आपको कार्यानंद शर्मा का नाम दिख रहा है। इसके अलावा अगर राहुल संकृत्यान, यदुनंद शर्मा, पंचानंद शर्मा इन सब का नाम दिया होता तो वो भी सही हो जाता। अगला क्वेश्चन, मुद्दिमन कमेटी को किसकी कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? किस पे दिया गया था? तो डायरकी यानी कि द्वैध प्रणाली पर मुद्दिमन कमेटी जो है वो बनी हुई थी। मुद्दिमन कमेटी किसके लिए बनी थी? तो ये द्वैध प्रणाली यानी कि डायरकी पर जो है अपनी राय देने के लिए बनी थी। कब बनी थी? 1924 में बनी थी। इसकी अध्यक्षता मुद्दीमैन अलेक्जेंडर मुद्दीमैन ने किया था और उसी के नाम पर इसका नाम मुद्दीमैन रखा गया था। इसका गठन भारत की स्वतंत्रता के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किया गया था तथा इसका उपयोग भारत और ब्रिटेन दोनों के सह शासन या द्वैध शासन के मुद्दे की जांच करने के लिए किया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में वह महान एकता करता जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उसको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यह किसने कहा था? तो यह बात जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। किसके लिए कहा था? महात्मा गांधी के लिए कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने जब महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने गए तो उन्होंने महात्मा गांधी के लिए एक शब्द कहा कि महात्मा गांधी वह भारतीय महान कार्यकर्ता थे जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। यह बात किसने कही? जवाहरलाल नेहरू ने कही। किसके लिए कही थी? महात्मा गांधी के लिए कही थी, ठीक है। ऑप्शन इसका ई सही हो जाएगा। जबकि बाल गंगाधर तिलक एवं सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु गांधी जी से पहले ही हो चुकी थी। तो बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस तो होगा नहीं क्योंकि ये गांधी जी से पहले मर गए थे। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो गांधी जी की मृत्यु 1948 में गोली लगने के कारण हो गई थी। आप सभी को पता है नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी 1948 में। अगला क्वेश्चन, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को गठित करने में कौन आगे बढ़ा? देश के बाहर पूछा जा रहा है, ठीक है। देश के बाहर कौन गठित किया था? रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा महेंद्र प्रताप और सुभाष चंद्र बोस। ये दोनों ने देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को गठन करने का प्रयास किया था। राजा महेंद्र प्रताप ने कब किया? तो 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार गठित की। जबकि सुभाष चंद्र बोस, आप सभी को पता है, ये सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन किए थे। इसे जर्मनी व जापान ने अपना समर्थन भी दिया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, राजा महेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम सभी को पता है, जल्दी इनके बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन इन्होंने भी प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उसके बाद 1915 में अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार जो है वो गठित की थी। अब देखिए आगे के क्वेश्चन आपके मैथ के हैं, इसको मैं नहीं सॉल्व कराऊंगी, पीडीएफ ले लीजिएगा, वहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको केवल क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर बताते हुए चल रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी किसी वृत्त पथ के साथ पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या है? रेडियस बराबर 22/7 होता है, आपको पता है, तो इसका सही जवाब 50 मीटर हो जाएगा। कैसे निकाला गया, किस तरह से निकाला गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। विद फार्मूला अच्छे से निकाल के आपको समझाया गया है। आप जो है टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ लेके इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बेलनाकार टैंक की धारिता 1848 मीटर क्यूब है और उसके आधार का व्यास 14 मीटर है तो टैंक की गहराई क्या होगी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 12 मीटर। ये भी आपका रेडियस पर ही आधारित क्वेश्चन है, रेडियस के माध्यम से ये निकाला गया है। अगला, यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है तो उस संख्या का 62% कितना होगा? सही जवाब ऑप्शन सी 148.8। कैसे निकाला गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई संख्या x है, उसका 8वां भाग जो है 30 है तो आप निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पे निकाला गया है, 8 × 30 कर देंगे 240 हो जाएगा। उसका 62% निकालना है, 240 × 62/100 कर दीजिए, 148.6% निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन,
एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया गया जाता है, नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि वह पुराने वेतन पर आ जाए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 20%। एक अधिकारी है, उसका वेतन 25% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, माना अधिकारी का वेतन जो था वो 100% था, क्योंकि कोई भी वैल्यू हम 100% पे ही करते हैं। यदि वेतन में 25% बढ़ा दिया जाए तो पुराना वेतन प्लस वृद्धि करके आपको नया वेतन निकल के आ जाएगा। इस हिसाब से आप यहाँ पे देख लीजिए तो आपको 125 निकल के आ गया। अगर इसमें आप 20% की कमी कर देंगे 20% की कमी कर देंगे तो ये पुराने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संख्या से विभाजित किया, अच्छा संख्या दिया हुआ है आपके पास -2/3 का होल -3 मतलब होल क्यूब को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 4/9 का होल स्क्वायर मतलब माइनस में होल स्क्वायर हो जाए? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा -2/3 से। ठीक है, किस तरह से निकाला गया आप देख सकते हैं। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, पीडीएफ जरूर लें, मैथ के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, क्योंकि हर एग्जाम में आपको मैथ के 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि x + 1/x = 5 है तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन ए 527। अगला क्वेश्चन, एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये तथा 1 रुपये के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। सभी सिक्कों का कुल मूल्य 2000 है तो थैले में 2 रुपये के कितने सिक्के हैं? इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिले हैं। अभी तक टीआरई के जितने भी एग्जाम हुए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके जो सॉल्व करने का इसका जो तरीका है इसे आप जरूर याद करके जाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, कुल धन यानी टोटल जो आपके पास पैसे हैं, कुल सिक्के जितने सिक्के हैं, प्रत्येक सिक्के का मूल्य इन सिक्कों के मूल्य का अनुपात। ठीक है, के मूल्य इन सिक्कों के मूल्य का अनुपात, यानी टोटल पैसा आपके पास कितना था? टोटल पैसा आपके पास 2000 था जो आपको दिया हुआ था। इसके अलावा सिक्के थे 10 + 6 + 4। ठीक, और 2000 + 20 आप कर दीजिए। अगर आप निकालेंगे तो इसका सही जवाब 600 निकल के आ जाएगा। 600 इसका सही जवाब जो आपको कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ये कैसे निकल के आया, समझ में आया? 2:3:4 के अनुपात में सिक्के हैं। 2 हो गया 5 का, 3 हो गया 2 रुपये का, और 4 हो गया 1 रुपये का। ये आपके पास सिक्के निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये 10 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4। ये आपका 10, 6 और 4 ये अनुपात यहाँ से निकला। ठीक, ये जो अनुपात निकला कहाँ से निकला? यहाँ से निकला। मैं हल्का सा समझा देती हूँ ब्रीफ में, यहाँ से निकला है। ठीक है, इसके बाद ये आपका 2000 पैसे दिए हुए थे यहाँ पे, 10, 6 और 4 ये आपने निकाल लिया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। उसके बाद 2000/20 कहाँ से आ गया आपका? 20 कहाँ से आएगा? इन सबको जब आप जोड़ेंगे ना, 10 + 6 + 4 इनको जब जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर इन सब का अपॉन आप कर देंगे इक्वल टू 100 करके, मतलब 2000/20 20 करेंगे तो आप एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, आपका हो जाएगा 200/2। 200 बटे अगर आप इसको काटेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। 100 निकल के आ गया, यहाँ पे 100 निकल के आ गया। अब आपको 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी दी हुई है? 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 6 दी है। अगर आप 6 गुणे 100 कर देंगे, 2 रुपये की पूछिए ना, 2 रुपये की पूछिए ना, 6 गुणे 100 कर देंगे तो 600 आपका निकल के आ जाएगा। आई होप ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु का अंतः कोण उसके बाह्य कोण से 180 डिग्री अधिक है तो इस समबाहु में कितनी भुजाएं हैं? एक समबाहु का अंतः कोण उसके बाह्य कोण से 180 डिग्री अधिक है तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 10 भुजाएं। कैसे निकाला गया आप यहाँ देख सकते हैं कि जो टोटल भुजाएं होते हैं वो 360 होती हैं। कैसे निकाला गया देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये आपका साइंस से है, केमिस्ट्री से है। जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग किया जाता है? विस्फोट, पेंट, सॉल्वेंट, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी, पेंट के उपयोग में। जिंक ऑक्साइड का उपयोग जो है पेंट के उपयोग में किया जाता है, जो सफ़ेद पाउडर के रूप में बनाता है या पानी में अघुलनशील होता है। जिंक ऑक्साइड का उपयोग रबड़, पेंट, प्लास्टिक, दवा, सौंदर्य प्रसाधन एवं मांस उत्पादन में भी किया जाता है। अगला, लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण नियम का उपयोग किया गया? लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए किसके संरक्षण के नियम का यूज किया गया?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसका तात्पर्य है गतिशील चुंबक द्वारा सामना किए जाने वाले प्रतिकूल बल के विरुद्ध कार्य पूरा करने में यांत्रिक ऊर्जा अवशोषित हो जाती है और इस विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे कारण सोलेनाइड में धारा प्रवाहित होती है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपके जीएस जीके के कंप्लीट होते हैं। अगला पोर्शन आपका साइंस का है। जिनका बैकग्राउंड साइंस से है उनके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, आप सभी को पता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब तक हम लोगों ने 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के देख लिए, 40 क्वेश्चन जीएस जीके के देख लिए, यानी कि हम लोगों ने जो टोटल क्वेश्चन देख लिया 70 क्वेश्चन देख लिया। अब हमको जो है 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के मिलेंगे, यानी साइंस से मिलेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बस बने रहिए, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जा रही मुझे पता है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से और सारे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा। आप लोगों में से ही किसी ने कमेंट बॉक्स में कहा था मैम 9th और 10th का प्रैक्टिस सेट साइंस का करवा दीजिए, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आपको 6 to 8 के प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाएंगे, 11 12 के भी करवाए जाएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे इसी चैनल पर 6 to 8, 11 12 9 10th के बिहार टीआरई एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीजीटी, बिहार पीजीटी, उत्तराखंड पीजीटी की तैयारी बायोलॉजी की करवाई जा रही है। आप उन वीडियो से भी जरूर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इसी चैनल पे उत्तर प्रदेश लेखपाल की भी तैयारी करवाई जा रही है और उत्तर प्रदेश होमगार्ड की तैयारी करवाई जा रही है। आप में से कोई भी दोस्त, कोई भी साथी, कोई भी रिश्तेदार, आपके कोई भी जानने वाला अगर इसकी तैयारी करना चाहता है तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर भेजिए। साथ ही साथ इसी चैनल पर आपको करंट अफेयर छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अपडेट मिल जाएंगे और साइंस के इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं वो भी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अपना कीमती समय निकालकर उन वीडियो को भी जरूर देखें। अब हम देखते हैं अपने साइंस के क्वेश्चन। साइंस में पहला क्वेश्चन आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है। रिएक्शन है 2MgL प्लस MnSO3 का होल ट्वाइस। फिर रिएक्शन बना है MgSO3 प्लस MnL4। ये क्या है? इसमें हो क्या रहा है? क्या इसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या मोर ऑफ एबव नन ऑफ एबव? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। MgL2, MgL यहाँ पे आप देख पा रहे हैं MgL, और इसके अलावा MgSO3, MgSO3 ये है और ये है। यहाँ के आयनों का जो है डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। केमिस्ट्री मेरी थोड़ी सी मतलब अच्छी नहीं है, मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस करके आपको समझाऊंगी। केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन हम लोग ऐसे साधारण डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं। आप लोग PDF ले लीजिएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन प्रक्रिया है, यानी कि किसमें संयोजन हो रहा है, किसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी जब दो चीज़ें आपस में आके जुड़ती हैं तो उसे कॉम्बिनेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड उपयुक्त जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पे भी संयोजन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा Al2O3 तथा जिसे एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे भी आपको संयोजन देखने को मिल रहा है। तो दोनों अभिक्रियाओं में ही संयोजन देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला पैंथेरा जीनस में शामिल है। पैंथेरा जीनस, अब देखिए ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। पैंथेरा जीनस में कौन शामिल है? तेंदुआ, लॉयन, ओल्फ यानी कि भेड़िया, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो पैंथेरा जीनस जो है इसमें आपको ये बिल्लियों की एक प्रजाति होती है। इसमें 5 प्रकार की बिल्लियां जो हैं वो देखने को मिलती हैं। आप सभी को पता है शेर जो है जिसे सिंह कहा जाता है, लॉयन, ये भी एक प्रकार की बिल्लियों की प्रजाति है। इसके अलावा बाघ जो है, जगुआर जिसे काला तेंदुआ कहा जाता है, इसके अलावा तेंदुआ और हिम तेंदुआ, ये 5 चीज़ें पैंथेरा जीनस में शामिल होती हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, तेंदुआ और सिंह। ओल्फ जो है ये इसमें शामिल नहीं होता है, भेड़िया इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तेंदुआ और सिंह। तेंदुआ और सिंह, इसके अलावा अगर आप मतलब शेर हो गया जिसे पैंथेरा लियो कहते हैं, बाघ पैंथेरा टाइग्रिस हो गया, जगुआर जिसे काला तेंदुआ कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा ओका होता है, तेंदुआ जिसे पैंथेरा पार्ट्स कहते हैं, हिम तेंदुआ जिसे पैंथेरा ओसिया के नाम से जानते हैं। ये 5 जो हैं, ये जो हैं
पैंथेरा जीनस में शामिल होते हैं। अगर पूछा जाए इनमें से सबसे खतरनाक कौन है, तो काला तेंदुआ जिसे जगुआर कहा जाता है ये सबसे खतरनाक होता है। अगला क्वेश्चन, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइटा इज, ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप शरीर कौन कैसा होता है? डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, टेट्रापोलॉइड, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हैप्लॉइड। ब्रायोफाइटा का जो मुख्य पादप शरीर होता है वो हैप्लॉइड होता है। ब्रायोफाइटा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इसी चैनल पे कवर करवाए गए हैं। आप चाहें तो बॉटनी ब्रायोफाइटा टॉपिक डाल के सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा बॉटनी ब्रायोफाइटा बाय अनामिका सिंह। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, आप उनसे भी जरूर जुड़िए। ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप शरीर जो है वो हैप्लॉइड होता है, आगुड़ित होता है। यह युग्मक उत्पन्न करता है, इसलिए इसे युग्मोद्भिद कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? युग्मोद्भिद कहा जाता है। इसमें कोई भी वैस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता, यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों ही इसमें एब्सेंट होता है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन है? तो ये ब्रायोफाइटा है। क्यों है? क्योंकि जो ब्रायोफाइटा है ये मिट्टी और जल दोनों में ही आसानी से रह सकते हैं। ये प्रजनन के लिए जल में आते हैं, लेकिन ये रहते कहाँ हैं? मिट्टी पे रहते हैं, इसलिए इन्हें एम्फीबियंस ऑफ उभयचर के नाम से जाना जाता है। अगला, मेटामेरिकली खंड शरीर निम्नलिखित किस फाइलम में पाया जाता है? मेटामेरिकली सेगमेंट बॉडी इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फाइलम, एनिलिडा, टीनोफोरा, आर्थ्रोपोडा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि एक से अधिक। एक से अधिक क्यों? क्योंकि एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों में ही जो बॉडी होती है वो मेटामेरिकली डिवाइड होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। टीनोफोरा ये मेटामेरिकली डिवाइड नहीं होती है, ये नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन डी सही जवाब, ए और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मेटामेरिकली खंड शरीर का अर्थ होता है जो जंतु अपने कोशिका विभाजन के दौरान अपने समान कोशिका विकसित कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को छोड़कर प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है, यानी किसको छोड़कर? सारे प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली है, इसके चारों ओर एक सेल वाल पाया जाता है। इनमें से किस चीज़ को आप छोड़ दें? पहला है पीपी येलो, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो अधिकांश जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इसमें प्लांट सेल की तरह सेल वाल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये प्लाज्मा झिल्ली के, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ भी कहिए, इनके चारों तरफ उपस्थित होते हैं। लेकिन माइकोप्लाज्मा जो होता है, माइकोप्लाज्मा ये एक बैक्टीरिया है और इसमें कोशिका झिल्ली के चारों तरफ कोई भी कोशिका भित्ति प्रेजेंट नहीं होती है। पीपीएलओ जिसे माइक्रोप्लाज्मा के एक मिनट, पीपीएलओ पिल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसका फुल फॉर्म होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, इसमें जो है सेल वाल प्रेजेंट होता है, जबकि माइकोप्लाज्मा में सेल वाल प्रेजेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, सक्रिय रूप से शामिल कोशिकाओं में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अक्सर देखा जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य पूछा है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं, और राइबोसोम को ही प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, यानी ये प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेंगे? प्रोटीन का उत्पादन करेंगे। जो स्मूथ वाले हैं ये क्या करेंगे? ये वसा का अवशोषण करते हैं। तो यहाँ पे रफ के बारे में पूछा है, तो रफ वाला क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है, उस पर पाया जाने वाला जो राइबोसोम है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होता है, उसी के कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है, इसलिए यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस गुणसूत्र पर गैर रंचित द्वितीयक संकुचन को कहा जाता है? नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे उपग्रह यानी कि सैटेलाइट कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या कहा जाएगा? सैटेलाइट कहा जाएगा। ये डीएनए में अत्यधिक दोहराव वाले अनुक्रम होते हैं जो किसी भी प्रोटीन के लिए कोई कोड नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू यानी कि जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ती हो वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाती है। पहला है कार्टिलेज, ब्लड, स्किन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? ध्यान देना, आपको यहाँ पे दिया है नहीं है नहीं पूछा है, नहीं है पूछा है। तो कार्टिलेज जो है, क्या ये कनेक्टिव टिश्यू है? तो कार्टिलेज जो होता है
कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, ब्लड होते हैं, ब्लड होता है जिन्हें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। इसके अलावा बोन्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें कि जो आपका होता है क्या बोलते हैं, वसीय ऊतक जिन्हें क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यू कहते हैं। ये सभी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो दो चीज़ों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू, इसमें तो तीन के तीनों कनेक्टिव टिश्यू हैं, तो इसका सही जवाब होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। जबकि एग्जामिनर ने इसका सही जवाब ऑप्शन डी माना है। स्किन भी तो दो चीज़ों को आपस में जोड़ती है, स्किन भी कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने शायद कौन सा है करके मार्क कर दिया है, ये गलत होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, तो तीन के तीनों है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, प्रति मिनट वृक्कों द्वारा बनने वाले निस्यंदन की मात्रा क्या है? द अमाउंट ऑफ द फिल्टर फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड। वो क्या कहलाते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, बिल्कुल सही जवाब, पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रति मिनट वृक्कों द्वारा बनने वाले जो फिल्टर होते हैं उनको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी GFR रेट कहा जाता है। GFR एक परीक्षण है जिसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि किडनी अच्छी तरह से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। आपके जो मूत्र होते हैं उनके बनने की मात्रा ही डिपेंड करती है कि आपकी किडनी प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। तो इसको किसके माध्यम से निकाला जाता है? GFR रेट के माध्यम से निकाला जाता है, यानी कि ग्लोम्यूलर फिल्ट्रेशन रेट। अगला क्वेश्चन, एक कार का भरी सड़क पर चलना किसका उदाहरण है? एक कार है, वो बहुत भीड़ भरी सड़क पर चल रही है, ये किसका उदाहरण है? गैर समान प्रति, एक समान गति। इंग्लिश में देख लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, अनकंडीशनल मोशन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। एक कार है, वो एक भीड़ भरी सड़क पे चल रही है, यहाँ बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। तो क्या ये कार जो है कंटिन्यू चलती जाएगी? बिल्कुल नहीं जा पाएगी, कंटिन्यू तो जा नहीं पाएगी। तो इसको क्या करना होगा, ये रुक रुक के चलेगी, इसलिए इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली सड़क में अलग अलग परिस्थितियाँ होंगी, कार के स्पीड अलग अलग चेंज होती रहेगी, इसलिए इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंतर्गत रखा जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूरी समय ग्राफ में कौन सा चर वाई अक्ष पर आलेखित किया जाता है? इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, डिस्टेंस, टाइम एंड ग्राफ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। पूछा जा रहा है जो वाई एक्सिस है वो किस पे जो है किसके लिए डोनेट किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए। किसके लिए? दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए। देखिए यहाँ पे आपको दूरी समय ग्राफ दिखाया गया है, इसमें वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये डिस्टेंस बता रहा है, और एक्स एक्सिस क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। अगर आपको ये ना पूछ के ये पूछ ले तो आप ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस जो होता है ये टाइम बताता है, क्या बताता है? टाइम बताता है, और वाई एक्सिस क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति समय संबंध को दर्शाता है? कौन सा समीकरण स्थिति समय संबंध को दर्शाता है, यानी कि कौन सा पोजीशन है टाइम रिलेशन को बता रहा है? तो टाइम रिलेशन को कौन बता रहा है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, S=UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये टाइम और रिलेशन को बता रहा है, ठीक है। अर्थात किसी पिंड की स्थिति ज्ञात करनी हो तो समय के साथ संबंध को दर्शाया जाता है, और ये किस समीकरण से? तो S=UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, जब कोई पिंड एक वृत्त के अनुदिश स्थिर गति से गति करता है तो कौन सा कथन सत्य होगा? कोई पिंड है, ये मान लीजिए कोई पिंड है, ये एक वृत्त के अनुदिश यानी कि चारों ओर स्थिर गति से एक ही गति में ऐसे 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 घूमे जा रहा है, तो इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? इस पर कोई काम नहीं किया गया है, शरीर में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, शरीर में निरंतर वेग है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्यों हो जाएगा? क्योंकि शरीर में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन शरीर में निरंतर वेग होगा, ये भी बिल्कुल सही है। बी और सी इसका सही जवाब है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कि क्या हो जाएगा? पिंड में निरंतर वेग होगा परंतु त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, बल की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको बल का एसआई यूनिट पूछा है। एसआई यूनिट निकालने के लिए आपको बीमीय सूत्र पता होना चाहिए। अगर आपको बीमीय सूत्र पता है तो आप एसआई यूनिट बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। बल का एसआई यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, और इसका बीमीय सूत्र होता है m⁻²। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगर बल का एसआई मात्रक पूछ ले तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। न्यूटन को आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखा हुआ कहीं कहीं देखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर दोनों आपको ऑप्शन में दे दे दोनों आप सही मार्क कर देंगे। उसके अलावा अगर बल का सीजीएस मात्रक पूछ ले तो ग्राम सेंटीमीटर या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर इसी को डाइन कहा जाता है। ये सीजीएस पद्धति में होता है। और एमकेएस पद्धति में क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का रैखिक संवेग 500 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड है। यदि वस्तु का वेग 10 मीटर पर सेकंड है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो ऑप्शन में नहीं दिया है। किस तरह से निकाला गया आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप जो है पीडीएफ ले लीजिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल को प्रभाषित करता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके किसके बीच बल को बताता है, तो हम सभी को पता है गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच बताता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच बताता है, द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच भी बताता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सर्वप्रथम इसकी अवधारणा न्यूटन ने दिया था। ये पृथ्वी और सूर्य के मध्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य और दो पिंडों के मध्य, तीनों के मध्य ही ये जो है बताता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो कार्य करने की क्षमता ही पावर कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को ही शक्ति या फिर सामर्थ्य कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। गतिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है। फुटबॉल गिर रहा है, फुटबॉल फर्श पर है, फुटबॉल एक खिलाड़ी के हाथ पर है। तो देखिए, अगर फर्श पर है यानी कि रुका हुआ है, हाथ पर है यानी रुका हुआ है, फुटबॉल गिर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है यानी ये गति कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि रैखिक संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। यदि रैखिक संवेग 50% बढ़ा, गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा 125% जो है वो बढ़ जाएगी। क्या होगी, 125% बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, यहाँ पे आपको निकाल के फार्मूला के माध्यम से दिखाया गया है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कंपनशील वस्तु के पीछे की ओर, किसी कंपनशील वस्तु के पीछे की ओर गति करने से निर्मित निम्न दाब क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन या फिर मोर ऑफ एबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन यानी कि विरलन कहलाएगा। रिफ्रैक्शन अलग होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन अलग होता है, ये रेयरफैक्शन है, ठीक है, रेयरफैक्शन, विरलन, ठीक है। किसी कंपनशील वस्तु के पीछे की ओर गति करने से निर्मित निम्न दाब वाला क्षेत्र विरलन या फिर उच्च दाब वाला क्षेत्र संपीड़न कहलाएगा, ठीक है। निम्न दाब वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, रेयरफैक्शन, और उच्च दाब वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, संपीड़न कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सुन सकते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कितना सुन सकते हैं, तो जो सुनने की आवृत्ति होती है वो 20,000 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो 20 हर्ट्ज से लेके, यानी ऑप्शन ए सही है। 15 हर्ट्ज तो सुन नहीं पाएंगे, 25 हर्ट्ज सुन लेंगे, यानी कि ए और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई भी बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, उनके ध्वनि की जो प्रासरभ क्षमता होती है वो कैसी होती है, वो होती है 20,000 से लेके 20 हर्ट्ज से लेके 20,000। लेकिन 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और कुछ जानवर जो होते हैं वो 25 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। कितना, 25 किलो हर्ट्ज तक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 सही है। जनरली लोग 20 किलो हर्ट्ज तक सुनते हैं, लेकिन छोटे बच्चे और जानवर जो है वो 25 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव कान का कौन सा भाग बाहरी स्रोत से आने वाली ध्वनि को प्रतिक्रिया से कंपन करता है। कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा के पूछा है ना, क्योंकि हम सभी जानवर के बारे में तो जानते हैं कि जानवर जो होते हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेज को सुन सकता है, लेकिन छोटे बच्चों के बारे में जनरली नहीं पता होता है। जो 5 साल के कम बच्चे होते हैं, ये भी जानवरों की बात ही जनरली लोग कितना सुनते हैं, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो 25,000 हर्ट्ज की ध्वनि भी सुन सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मानव कान का कौन सा भाग बाहरी स्रोत से आने वाली ध्वनि को प्रतिक्रिया में कंपन करता है। एक्सटर्नल भाग, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, कोलिका, कोक्लिया, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। कान की जो झिल्ली होती है, कान का पर्दा जिसे कहा जाता है, यही ध्वनि के लिए कंपन करती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यही जब ये जो झिल्ली होती है, ये हमारे कान में ना ऐसे एक झिल्ली होती है, ऐसे जब कोई लोग बोलते हैं ना तो ये झिल्ली ऐसे ऐसे फड़फड़ाने लगती है, और जब ये झिल्ली ऐसे ऐसे फड़फड़ाती है ना तो ध्वनि उत्पन्न होता है, ध्वनि हमारे कानों में जा पाता है, हम ध्वनि को सुन सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
उत्प्लावन बल को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी उत्प्लावन बल को और किस नाम से जाना जाता है, तो उत्प्लावन बल को ट्रसर फोर्स यानी जोर बल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे ट्रसर फोर्स यानी जोर बल भी कहा जाता है, इसे उछाल बल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, पानी, बिजली, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो बिजली प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वायु और पानी है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बिजली तो हम लोगों के द्वारा बनाया गया, जो इंसान के द्वारा बनाया जाता है वो कृत्रिम साधन के अंतर्गत आता है। इस प्रैक्टिस सेट का सबसे इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार का मानसून सर्वाधिक देखा जाता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून, साउथ ईस्ट मानसून, साउथ ईस्ट मानसून या फिर साउथ वेस्ट मानसून, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत में जनरली साउथ वेस्ट मानसून देखने को मिलता है। ऊपर की दिशा को नॉर्थ कहते हैं, नीचे साउथ कहते हैं, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। साउथ वेस्ट मानसून यानी कि जो यहाँ से आ रहा है, इन तटीय इलाकों से आ रहा है, इसे साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है और भारत में जनरली यही देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून, जो जून से सितंबर तक चलता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत की यह कमी किसके उपयोग से जुड़ी है? यानी ओजोन परत में जो कमी आती है वो किसके उपयोग से जुड़ी है? तो हम सभी जब बॉटनी के क्लास में जब हम लोग इन्वायरमेंटल वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था ओजोन परत को जो सबसे ज़्यादा कमी पहुंचाता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसी का ही जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही एक भाग है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ये फ्रियॉन गैस से निकलती है। फ्रियॉन गैस अग्निशामक यंत्रों में भी निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी निकलती है और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में भी निकलती है, यानी कि मोर ऑफ वन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, फ्रियॉन गैस जहाँ जहाँ से भी निकलेगी सब ओजोन परत को हानि पहुँचाएंगे। ठीक है, और ओजोन परत की सुरक्षा के लिए कौन सा प्रोटोकॉल लागू किया गया? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में लौट जाती है? कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में किस प्रक्रिया द्वारा लौट जाएगी? रिस्पायरेशन, डिकेड, ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेसिस, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जब जीव जो है वो श्वसन प्रक्रिया करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो एक प्रक्रिया ये हो गई। इसके अलावा जो डिकेड ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी अपघटक जो होते हैं, वो जब जीवों को सड़ाते गलाते हैं तो वहाँ से भी कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में लौट जाता है। 1, 2, 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। जबकि प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण होता है। ठीक है, 1, 2 इसका सही जवाब, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल जो है प्रबल अम्ल कौन सा है? तो CH3COOH, जिसे सल्फ्यूरिक जिसे क्या कहेंगे? CH3COOH क्या है बताइए, इसका नाम क्या होगा? शायद एसिटिक एसिड होगा, शायद कंफर्म याद नहीं आ रहा है। उसके बाद HCl जो है ये प्रबल अम्ल है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये मानव स्टमक में पाया जाता है। H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ये अम्लों का राजा होता है, ये भी प्रबल अम्ल है। और इसके अलावा अगर आपको नाइट्रिक अम्ल दिया होता है HNO3 या NO3H दिया होता है तो ये भी आपका प्रबल अम्ल में आता है। सबसे ज़्यादा प्रबल कौन होता है? HCl होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन कंटेन एक उदासीन विलयन में शामिल है। एक उदासीन विलयन में क्या शामिल है? तो एक उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन प्लस H आयन प्लस OH माइनस आयन की संख्या होती है न्यूट्रल में। ठीक है, अगर H प्लस होगा तो ये अम्ल को दर्शाएगा, OH माइनस होगा ये क्षार को दर्शाएगा, और जब इन दोनों की संख्या बराबर होगी तो ये न्यूट्रल को दर्शाएगा। सिंपल सी इतनी बात कहने की कोशिश की जा रही है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, ऑक्सीजन की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? अगर ऑक्सीजन प्राप्त हो तो क्या कहेंगे? ऑक्सीजन प्राप्त होना रिडक्शन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त होता है ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। इसमें ऑक्सीजन प्राप्त होना रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, घंटियां बनाने के लिए धातुओं को निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किया जाता है? जो घंटियां बनती हैं, बेल्स बनती हैं, मेटल के किस गुण का उपयोग किया जाता है? लचीलापन यानी कि डक्टिलिटी, मैबिलिटी या फिर
रोसेंस यानी मधुरता। तो घंटियाँ जो है ये मधुर आवाज़ दें, इसलिए इसके सोनोरोसेंस का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इससे क्या होती है, मधुर आवाज़ निकलती है जो कानों को अच्छी लगती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्बन यौगिक में कार्बन के 2 परमाणु होते हैं? इथेन, मीथेन, प्रोपेन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इथेन। इथेन का फार्मूला C2H6 होता है, इसमें कार्बन के 2 परमाणु होते हैं। मीथेन को CH4 कहते हैं, इसमें कार्बन का 1 परमाणु होता है। वहीं प्रोपेन की बात करें तो इसमें C3H8 होता है, कार्बन के 3 परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण कौन सा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण ऑप्शन सी सही जवाब C2H6, यानी कि यहाँ पे जो आपको देखने को मिला था इथेन, यही संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके अंतर्गत एल्केन, मीथेन, प्रोपेन ये सब आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक में कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, स्टार मार्क करिएगा। इसमें मेथनोइक एसिड, मधुमक्खी के डंक में, चींटी के डंक में मेथनोइक एसिड पाया जाता है। वहीं पे बात करें एसिटिक एसिड की तो ये सिरके में पाया जाता है। शायद जो CS3COOS था वो एसिटिक एसिड ही था। सिट्रिक एसिड ये खट्टे फलों में देखने को मिलता है, जबकि मधुमक्खी के डंक और चींटियों के डंक में मेथनोइक एसिड, जिसे फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी कि अष्टक का नियम किसने प्रपोज किया था? तो सही जवाब हो जाएगा जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक का नियम दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें प्रत्येक 8वां तत्व अपने से पहले तत्व से समानता रखता है। ठीक, इसे किसने दिया था? इसने दिया था अलेक्जेंडर न्यूजीलैंड ने। वहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए जो दिमित्री मेंडलीफ हैं, इन्होंने किसका नियम दिया? तो मेंडलीफ को आप सभी जानते हैं, आवर्त का नियम देने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और जोहान डोबेराइन, इन्होंने ब्रिक का नियम दिया था। ब्रिक का नियम किसने दिया था? जोहान डोबेराइन। और मेंडलीफ ने आवर्त का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी गतिविधि के कारण एक ग्रीन हाउस गैस है। ये प्रकाश अवशोषित करता है, गर्मी अवशोषित करता है, गर्म धाराओं को अवशोषित करता है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मीथेन हो गया, जलवाष्प हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन गैस हो गया, ये सभी ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आते हैं। ये वातावरण के ताप यानी प्रकाश को गर्म करते हैं, प्रकाश को अवशोषित करते हैं और गर्म धाराओं को अवशोषित करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव स्वास्थ्य पर ओजोन परत का निम्नलिखित में से कौन सा हानिकारक प्रभाव है? ओजोन परत नष्ट होगा तो मानव जो स्वास्थ्य है उस पर क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? स्किन कैंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रदूषकों को कम करने के लिए पौधे के उपयोग से जुड़ी बायो रेमेडिएशन प्रक्रिया क्या है? बायो रेमेडिएशन प्रक्रिया पूछा है। प्रदूषकों को कम करने के लिए पौधे के उपयोग से जुड़ी बायो रेमेडिएशन प्रक्रिया क्या कहलाता है? यह फाइटो रेमेडिएशन कहलाता है। पौधे से जुड़ा यानी फाइटो और रेमेडिएशन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्लांट की जहाँ बात आ जाती है उन्हें फाइटोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है, उन्हें फाइटो नाम दिया जाता है प्लांट को, इसीलिए ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? फाइटो रेमेडिएशन कहलाएगी। इस प्रक्रिया में होता क्या है? तो इस प्रक्रिया में वायु प्रदूषकों को कम करने वाले पौधे जैसे वैसे वासे का प्रयोग ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हो गया, वीडियो लेंदी हो गया, मैं इनको और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको एक वीडियो में केवल साइंस की वीडियो ही प्रोवाइड करवा दूंगी अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं और मार्क मतलब उसका ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन एक अलग से वीडियो बना के मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है और अब बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ऊर्जा भंडारण और एडीपी को एटीपी अणुओं में स्थानांतरित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑप्शन मैग्नीशियम, फास्फोरस, मॉलिब्डेनम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी फास्फोरस। खनिज ऊर्जा भंडारण और एडीपी और एटीपी यानी एडेनिन डाइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं में स्थानांतरित करने की जो मुख्य भूमिका है वो फास्फोरस की होती है। किसकी होती है? फास्फोरस की होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मेहनत दिख रही हो, हमारा एफर्ट आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए कुछ अच्छा कुछ नया करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, केचुआ सांस लेता है, केचुआ यानी अर्थवार्म किसके द्वारा सांस लेता है? स्किन, माउथ, लंग्स। तो केचुआ यानी अर्थवार्म में लंग पाया नहीं जाता, माउथ से लेता नहीं, ये स्किन से लेता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। साइंस के सारे क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो बना के अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सारे अपडेट मिलते रहें। अगर आपसे पूछा जाए केचुआ पालन को क्या कहते हैं, तो केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। इसमें केचुए की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन, केचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से दाएं वेंट्रिकल से ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक कौन ले जाता है? दाएं वेंट्रिकल से ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक कौन ले जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाने का कार्य पल्मोनरी धमनी करता है, पल्मोनरी आर्टरी करता है। अब आपको लग रहा होगा कि जितनी आर्टरी होती हैं ये ब्लड मतलब प्योर ब्लड को ले जाती हैं, लेकिन एक अपवाद है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में। वेन्स हमेशा इम्प्योर ब्लड ले जाती हैं, ऑलवेज वेन्स जो होती हैं वो इम्प्योर ब्लड ले जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन्स एक ऐसी वेन्स है, एक ऐसी अपवादित वेन है जो प्योर ब्लड ले जाएगी। क्या करेगी? प्योर ब्लड ले जाएगी। वहीं पे जितनी आर्टरी होती हैं वो क्या करती हैं? वो प्योर ब्लड ले जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है ये इम्प्योर ब्लड ले जाएगी। क्या ले जाएगी? इम्प्योर ब्लड ले जाएगी। तो जितने भी इम्प्योर ब्लड हैं उसको फेफड़ों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? ये पल्मोनरी आर्टरी करता है। आई होप इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। सारे वेन्स जो होते हैं वो इम्प्योर ब्लड ले जाते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। सारे आर्टरी जो होते हैं वो प्योर ब्लड ले जाते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन में रंध्र का कार्य नहीं है? रंध्र यानी स्टोमेटा, स्टोमेटा यानी पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र, उसका कार्य कौन सा नहीं है? पहला, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना, जल संतुलन को विनियमित करना, पोषक तत्वों को अवशोषित करना, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, कार्बन डाइऑक्साइड जो रंध्र होता है, स्टोमेटा होता है, ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करता है और श्वसन के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करता है। वाष्पसर्जन के दौरान जलवाष्प रंध्र से होकर बाहर निकलता है। रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस पे उपस्थित होता है। रंध्रों में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, यानी जल का संतुलन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हटेगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। पोषक तत्वों को अवशोषित कौन करता है? पोषक तत्वों को क्या अवशोषित करने का कार्य रंध्र करेगा? तो ये शायद नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसका जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वैच्छिक कार्य है? रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग ऑफ हार्ट, यूरिन फॉर्मेशन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। आप कौन सा मतलब अगर आप श्वसन कर रहे हैं तो क्या आप अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं? अभी मन हुआ सांस लिए, अभी नहीं हुआ, 1-2 मिनट की बात छोड़िए, कंटिन्यू की बात हो रही है, तो बिल्कुल नहीं। हार्ट बीटिंग तो आपकी इच्छा के अनुसार अगर हार्ट बीटिंग होती ना, तो आप में से पता नहीं कितने लोगों ने अब तक दिल की धड़कनें रोक ही दी होगी। और यूरिनरी फॉर्मेशन बोला है, मूत्र का बनना बोला है, ये भी आपकी इच्छा पर निर्धारित नहीं होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फाउंड इन, वानस्पतिक प्रसार पाया जाता है। वानस्पतिक प्रसार किसमें पाया जाएगा? ब्रायोफिल्म, स्पायरोगायरा, राइजोपस, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक ऑन द वर्जिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? वर्जिन ऑफ स्पीसीज बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके लेखक चार्ल्स डार्विन है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1859 में इन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की व्युत्पत्ति नामक पुस्तक जो है इन्होंने लिखी थी। इसमें इन्होंने क्या बताया? तो जीवों के विकास के क्रम को बताया था। डार्विन के जो लिया था वो जिराफ लिया था। इसमें इन्होंने जिराफ की गर्दन कैसे ऊंची होती चली गई, इसके बारे में इस पुस्तक में बताया। अगला, जब चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान रहे तो प्रतिरोध क्या होगा? अगर चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान रहे तो प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रतिरोध कैसा हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 40 वाट, 220 वोल्ट, 60 वाट और 220 वोल्ट रेटेड दो बल्बों को प्रतिरोध के अनुपात क्या होगा? प्रतिरोध का अनुपात 3:2 होगा। ऑप्शन सी सही जवाब। किस तरह से निकाला गया आप यहाँ पे देख लीजिए। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रच्छेदित करती हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या प्रच्छेदित करती हैं? तो इनमें से कोई नहीं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रच्छेदित ही नहीं करती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहे तार में प्रेरित धारा की दिशा पहचानने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें जो
क्षेत्र में जो धारा है वो घूम रही है, इसको कैसे प्रयोग करते हैं? तो इससे जो है राइट हैंड थंब के अनुसार जो है पेश करते हैं। अगर आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को ऐसे ऊपर उठाएंगे तो आप देखेंगे धारा ऐसे जिस तरफ आपकी अंगुली मुड़ी होती है, ये मान लीजिए आपका हैंड थंब है राइट हैंड, और ऐसे आपकी अंगुली मुड़ी होती है, तो जिस तरफ आपकी अंगुली मुड़ी होती है उसी क्रम में धारा जो है ऐसे बहती है। तो किसका उपयोग करते हैं? राइट हैंड थंब का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम भी कहते हैं। ठीक। लेंस के नियम से प्रेरित धारा ज्ञात की जाती है। अगला, मेंटल डिटेक्टर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? मेंटल डिटेक्टर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आधारित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1881 में सर्वप्रथम मेंटल डिटेक्टर ग्राहम बेल ने बनाया था। मेटल डिटेक्टर ग्राहम बेल ने बनाया था। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि मेटल डिटेक्टर बनाया किसने? तो ग्राहम बेल ने बनाया था। मेटल डिटेक्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जो उपकरण एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और किसी मेटल के संपर्क में आते ही बीप ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उसी को मेटल, मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना आजकल बड़े बड़े मॉल में, फैशन मॉल में अगर आप लोग जाते होंगे तो देखते होंगे आपके ऊपर एक इस तरह से एग्जाम सेंटर पे भी जब आप जाते होंगे तो देखते होंगे हाथ में एक मेटल डिटेक्टर रहता है। इसको बॉडी पे ऐसे लगा के ऐसे से देखा जाता है, जहाँ पे कोई मेटल रहता है वहाँ पे पी 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 बजने लगता है, तो वही मेटल डिटेक्टर है। इसको 1881 में ग्राहम बेल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। किस प्रकार के दर्पणों पर परावर्तन के नियम मान्य होंगे? किस पे परावर्तन के नियम होंगे? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण तीनों व चिकनी सतह पे परावर्तन के नियम मान्य होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इन तीनों के साथ साथ अगर चिकनी सतह होगी तो वहाँ पे भी परावर्तन हो जाएगा। परावर्तन क्या है? कोई चीज़ है, ये है, यहाँ से प्रकाश आया और टकरा के वापस चला गया, इसी को परावर्तन कहा जाता है। अगला, अवतल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की छवि बनती है? अवतल लेंस द्वारा किस प्रकार की छवि बनेगी? तो अवतल लेंस के द्वारा हमेशा जो है सीधा, छोटा और आभासी बनेगा। सीधा, वस्तु से छोटा और आभासी बनेगा। ठीक है, यानी कि सीधी, आभासी, वस्तु से कम, छवि से कम नहीं, वस्तु से कम। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, नियर साइडनेस इज टर्म ऑफ निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है? तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया कहलाता है। दूर दृष्टि दोष क्या कहलाएगा? तो हाइपर मेट्रोपिया कहलाएगा। प्रेस बायोपिया क्या है? प्रेस बायोपिया, सॉरी, दूर दृष्टि दोष जो है वो प्रेस बायोपिया कहलाएगा, और जिसमें निकट और दूर दोनों हो वो हाइपर मेट्रोपिया कहलाएगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, गड़बड़ी हो रही, पहले मैंने सही बताया था। निकट दृष्टि दोष मायोपिया कहलाएगा। ठीक, ये तो सही हो गया। हाइपर मेट्रोपिया क्या है? हाइपर मेट्रोपिया ये दूर दृष्टि दोष है, और प्रेस बायोपिया जो है ये जरा दृष्टि दोष है। ठीक है, हाँ पहले मैंने सही बताया था, बाद में कन्फ्यूजन हो गया। अगला, वनों की कटाई से किसकी संभावना बढ़ जाती है? तो वन कटेंगे तो सतही मिट्टी का क्षरण होगा, बिल्कुल होगा। वन कटेंगे क्योंकि वन की जड़ें जो है वो मिट्टियों को बांध के रखती हैं, ये भी होगा। लगातार भू संकलन भी होगा, ये भी होगा। और वर्षा नहीं होगी, वन की कटाई से वर्षा रुक जाएगी। ठीक है, 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है? लोगों ने पेड़ को गले लगाकर उन्हें कटने से बचाया, बिल्कुल सही जवाब, पहला बिल्कुल सही है। और देख लेते हैं दूसरा, इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी, बिल्कुल की थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। या वन संरक्षण के लिए एक आंदोलन था, बिल्कुल सही बात है, उपयुक्त डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी 3 के तीनों इसके सही जवाब हो जाएंगे। अगला, बायोगैस को ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना गया। बायोगैस को ऊर्जा का अच्छा स्रोत किसके रूप में माना गया? बायोगैस मीथेन उत्पादन करता है, सही बात है। राख पैदा करता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति को विघटित करता है। तो बायोगैस पर्यावरणीय अनुकूलन नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है, जो भोजन के अवशेषों और पशु अपशिष्टों से प्राप्त किया जाता है, जिसे आप गोबर गैस के रूप में जानते हैं। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है, या बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है। लकड़ी, चारकोल तथा कोयले के विपरीत या जलने के पश्चात राख जैसी कोई भी अपशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ती, ये गलत हो जाएगा। बायोगैस में विघटन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि 1 और सी सही है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, परमाणु प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा प्राप्त होती है। परमाणु प्रक्रिया में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कैसे होती है? तो न्यूक्लियर फिशन से, यानी कि परमाणु विखंडन से प्राप्त होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी पौधा है?
उभयलिंगी पौधा सफ़ेद सहतूत, पपीता, तरबूज, इनमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उभयलिंगी पौधा क्या होते हैं? जिसमें स्वपरागण हो, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो, जिसमें मेल और फीमेल एक ही में पाए जाएं, वो उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी कौन कौन से होते हैं? तो गुलाब होता है, लिली, सरसों, टमाटर, बैगन, आम, सूरजमुखी, कुड़हा, खीरा, गुड़हल, ये सभी उभयलिंगी होते हैं। जबकि पपीता, सफ़ेद सहतूत और तरबूजा ये एक लिंगी होते हैं। इसमें से कोई भी उभयलिंगी नहीं है। अगला, वाणिज्य उर्वरकों में निम्नलिखित में से कौन से बड़े 3 प्राथमिक पोषक तत्व हैं? 3 बड़े प्राथमिक पोषक तत्व हैं, यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में पूछा है। माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, गाय के गोबर का उचित प्रयोग किया जाता है। गाय के गोबर का उचित प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। गाय के गोबर से दवा नहीं बनती है, गाय के गोबर से खाद बनता है, यानी कि डी सही हो जाएगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन, अच्छा, दूध व गौमूत्र कैंसर जैसे इलाजों में यूज किया जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब इससे दवा भी बनती है। तो 1, 2, 3 इसका तीनों ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, वाष्पीकरण की दर के लिए कौन सा कथन सही है? वाष्पीकरण की दर के लिए कौन सा कथन सही है? तो वाष्पीकरण तरल के तापमान से स्वतंत्र है, गलत। तरल के तापमान से सीधे अनुपातिक है, गलत। आसपास की हवा की आर्द्रता के सीधे अनुपातिक है, सही बात। आर्द्रता ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण कम होगा, आर्द्रता कम होगी तो वाष्पीकरण अत्यधिक होगा। अगला, जल की भाप अवस्था निम्नलिखित में से क्या है? तो जल की भाप अवस्था जो है वो कैसी होती है? गैसियस होती है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। जल की सबसे गर्म अवस्था भी यही होती है। अगला, किसी ठोस का गलनांक किसका संकेत है? इसका सही जवाब हो जाएगा इसके कणों के बीच आकर्षण बल की ताकत का। किसी ठोस का जो गलनांक है वो उनके 2 कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के ताकत पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बर्फ का गलनांक है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.15 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, 273.15, 373.15 केल्विन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो बर्फ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में पूछे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में पूछे तो 273.15 केल्विन होता है। ये तीनों ही बर्फ़ के गलनांक हैं, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जबकि अगर क्वथनांक पूछ लिया जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक होता है और केल्विन में 373.15 केल्विन ये इसका क्वथनांक होता है। अगला क्वेश्चन, जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान क्या होता है? जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान न बढ़ता है न घटता है, यानी कि सेम ही रहता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला, प्रकाश की किरणन का प्रकीर्णन क्या कहलाता है? प्रकाश की किरणन का प्रकीर्णन ही आपको टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। जैसे आपने कोई लाइट लिया, कोई टॉर्च लिया, आपके पास कोई टॉर्च है, यहाँ से आपने प्रकाश निकाला और यहाँ पे कोई आपके पास लिक्विड है, कोई मान लीजिए यहाँ पे जल है, जल में जो प्रकाश की किरणें फैली यही टिंडल प्रभाव कहलाती हैं, जो अलग अलग प्रकार की लाइट उत्पन्न करती हैं, ये कलर में डिवाइड हो जाता है, यही टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोमबत्ती जलने के दौरान निम्नलिखित में से गतिविधि होती है। मोमबत्ती जलना क्या होता है? तो मोमबत्ती जलना एक केमिकल गतिविधि है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में नहीं रहता है? तरल अवस्था में नहीं रहता है, यानी लिक्विड रहता है। सीजियम, गैलीलियम रहता है। ब्रोमीन ये लिक्विड अवस्था में रहता है। ये कमरे के टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। रूम टेम्परेचर कितना होता है? तो -27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है। ब्रोमीन है क्या? तो ये एक आधातु है, या गहरे भूरे रंग की होती है और यह तीव्र गंध उत्पन्न करती है, या बहुत जहरीला होता है, त्वचा के संपर्क में आने पर उसमें जलन पैदा कर देता है, और यह रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा अगर पारा दिया होता है, जिसे आप मरकरी कहते हैं, वो भी रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में रहता है। अगला, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान हम सभी को पता है 16 है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 8 है और परमाणु क्रमांक में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जनरली हमें परमाणु द्रव्यमान निकल के मिल जाता है। सही जवाब ऑप्शन सी। सल्फर का परमाणुता है, सल्फर का एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर इज, जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सल्फर सामान्यतः अपने अपरूप 58 के रूप में पाया जाता है, जिसमें सल्फर की प्रामुख्यता 8 होती है, सल्फर की संयोजकता 2 होती है। ऑक्सीजन परिवार 16 समूह का दूसरा सदस्य है। अगला क्वेश्चन, जब किसी यौगिक में एक धातु और एक अधातु होती है, धातु का नाम या प्रतीक लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है? तो स्टार्टिंग में ही लिखा जाता है। जब एक धातु और एक अधातु होती है तो धातु जो होता है वो प्रथम लिखा जाता है, फर्स्ट ही लिखा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए NaCl, ये धातु है,
सोडियम, ये क्लोराइड अधातु है, तो धातु क्या होगा पहले लिखा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? लगभग एक प्रोटॉन के बराबर, लगभग एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के योग के बराबर। तो किसी तत्व के परमाणु में नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन तथा नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई तत्व है तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होंगे। प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और इसके बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। परमाणु का द्रव्यमान न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य होता है, यानी कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, 80 ग्राम हीलियम में शामिल है। 80 ग्राम हीलियम में क्या शामिल है? तो 20 मोल्स। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हीलियम की मात्रा 80 ग्राम, तो हीलियम का अणुभार 4 होता है, और हीलियम की मात्रा बटे हीलियम का अणुभार अगर आप कर देंगे तो 20 मोल निकल के आ जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन स्थिर अनुपात के नियम का अपवाद है? सही जवाब FeO, आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये स्थिर अपवाद अनुपात के नियम का अपवाद है। अगला, आइसोटोप की विशेषता क्या है? तो आइसोटोप की जो विशेषता है वो कौन सी है? जितने आइसोटोप होते हैं ये समान रासायनिक होते हैं, मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भिन्न होती है, ये आइसोटोप्स कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आइसोवार का प्रतिनिधित्व करता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आइसोवार का प्रतिनिधित्व करता है, आइसोबार का प्रतिनिधित्व करता है। आइसोबार मतलब जिनका परमाणु भार जो है वो सेम है, परमाणु भार सेम है, वो आइसोबार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को अपघटक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है? किस प्रतिक्रिया को अपघटक प्रतिक्रिया कहा जाता है? तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन को अपघटक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वे अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ यानी अभिकारक दो या दो से अधिक तरल पदार्थों में विभाजित हो जाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। ये अभिक्रियाएं उष्मा, बिजली या प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्रदान करने में संपन्न होती हैं। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती हैं तथा विस्थापन अभिक्रिया में कुछ घटकों का विस्थापन होता है। अतः थर्मल अपघटन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है, जो उष्मा देने पर संपन्न होती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 150 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपके कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे, तथा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाने के लिए चैनल के बेल आइकन पर क्लिक कर लें। आपको घंटी की तरह एक स्ट्रक्चर दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, आपको कोई भी वीडियो आएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। थैंक यू।